दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं पूरी दुनिया भर में मशहूर नॉवल द गॉडफादर का दूसरा भाग हिंदी में। अगर आपने इसका पहला भाग हमारे चैनल पर अभी तक नहीं सुना है तो उसे सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या फिर द गॉडफादर की प्लेलिस्ट पर जाएं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं नॉवल का दूसरा भाग। अध्याय 1। माइकल कॉर्लियोन लॉन्ग बीच में बने अपने पिता के मकान पर जब पहुंचा तो उसने पाया कि वहां मौजूद सभी सिक्योरिटी गार्ड उसके लिए अजनबी थे। वो टैसियो के आदमी थे जिनको उसने सनी के कहने पर ब्रुकलिन से भेजा था। चूंकि माइकल भी उनके लिए अनजान था, इसलिए उन्होंने पूरी पूछताछ के बाद ही उसे अंदर जाने दिया। दरवाजे से कमरे में घुसते ही उसने हेगन की पत्नी टेरेसा, क्लीमेंजो और पॉलीगैतो को बैठे देखा। माइकल को सामने देख क्लीमेंजो उठा और उसने माइकल को दिलासा दिया। माइकल ने भी आगे बढ़कर टेरेसा को सांत्वना देते हुए उसे गले से लगा लिया, क्योंकि वो हेगन के अगवा कर लिए जाने से काफ़ी उदास थी। क्लीमेंजो ने उसे बताया कि उसकी माँ डॉन के पास हॉस्पिटल में है। अब तक माइकल समझ गया था कि क्लीमेंजो और पॉलीगैतो दोनों ही सनी के शक के दायरे में हैं। उसने क्लीमेंजो से फ्रेडी के बारे में पूछा तो पता चला कि डॉक्टरों ने उसे दवा देकर सुला दिया है। माइकल टेरेसा को अपने साथ डॉन के ऑफिस में ले गया। वहाँ उसने देखा कि सनी और टैसियो दोनों अपने हाथों में कागज़ पेंसिल लिए कुछ काम करने में मशगूल हैं। सनी ने दोनों को गले लगाया और अभी वे बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। रिसीवर उठाकर सनी बात करने लगा। तभी माइकल की नज़र उस कागज़ पर पड़ी जिस पर उसके अंदर आने से पहले सनी कुछ लिख रहा था। उस कागज़ पर 7 लोगों के नाम लिखे हुए थे, जिनमें सलोजो, फिलिप्स टटेलिया और जॉन टटेलिया के नाम सबसे ऊपर थे। माइकल समझ गया कि सनी और टैसियो बदला लेने के लिए लोगों की लिस्ट तैयार कर रहे थे। फ़ोन पर बात करने के बाद सनी ने माइकल और टेरेसा को बाहर बैठने के लिए कहा ताकि वो टैसियो के साथ अपना काम पूरा कर ले। टेरेसा तो बाहर चली गई, लेकिन माइकल वहीं बैठा रहा। मैं भी इस काम में तुम्हारी मदद करूँगा, उसने कहा। सनी बोला, लेकिन यहाँ तुम्हें ऐसी बातें भी सुननी पड़ सकती हैं जो शायद तुम्हें पसंद ना आए, और वैसे भी अगर डॉन को पता चला तो वो नाराज़ ही होंगे। माइकल गुस्से में चिल्लाने लगा, वो मेरे भी पिता हैं, क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ करूं? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ये ठीक है कि मैं किसी की जान नहीं लूँगा, लेकिन बाकी दूसरे काम तो कर ही सकता हूं ना। और एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो सनी, तुम मुझे बच्चा समझना बंद कर दो। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं वर्ल्ड वॉर में हिस्सा ले चुका हूँ। याद है, मेरे गोली भी लग चुकी है। कितने ही जापानियों को मैंने मौत के घाट उतारा है। तुम क्या समझते हो कि तुम्हें किसी का खून करते देख मैं बेहोश हो जाऊँगा? सनी हंसा और बोला, ठीक है, ऐसे ही सही, तुम फ़ोन संभालो। और दूसरी बात ये सोचकर बताओ कि डॉन के साथ गद्दारी करने वाला कौन है, क्लीमेंजो या फिर पॉलीगैतो जो कि आज बीमार था? माइकल सोचने लगा। क्लीमेंजो 20 साल से डॉन का वफादार साथी रहा था। क्या वो सिर्फ पैसों के लिए ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है? और वैसे भी पैसे की उसे कोई कमी नहीं थी। तो क्या अनजाने में डॉन ने कभी उसका अपमान कर दिया था जिसका बदला लेने को उसने ऐसा किया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर क्लीमेंजो तो बचपन से ही माइकल को बेहद पसंद था। तो फिर क्या पॉली? हो सकता है। अभी पॉली के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है, और कॉर्लियोन परिवार में अपनी साख बनाने और पैसा कमाने में उसे काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन पॉली को भी वो बचपन से जानता है। 6ठी क्लास में वो दोनों एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। नहीं, पॉली भी ऐसा नहीं कर सकता। तो सोच साच कर उसने कहा, दोनों में से कोई नहीं। सनी मुस्कुराया, क्लीमेंजो तो ठीक है, गद्दार पॉलीगैतो है। सुनो टैसियो, अब तुम्हें और क्लीमेंजो को मिलकर काम करना है, लेकिन परसों से। अभी तुम बाहर बैठो, मैं अपने भाई से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। टैसियो उठकर बाहर चला गया। माइकल ने पूछा, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि पॉली गद्दार है? सनी बोला, टेलीफोन एक्सचेंज में जो हमारा आदमी है उसने बताया है कि पिछले महीने जिन 3 दिन पॉली ने बीमारी के बहाने छुट्टी ली, उन तीनों ही दिनों में पापा के घर के बाहर वाले टेलीफोन बूथ से उनको फ़ोन किए गए थे। ओह, तो क्या अब खुलकर लड़ाई होगी सनी? मुझे बस हेगन का इंतज़ार है माइकल। उन्होंने उसे इसलिए अगवा किया था कि डॉन की मौत के बाद उसके ज़रिए मुझे दबाव में ले सकें। लेकिन अब ये पता चलने के बाद कि डॉन अभी ज़िंदा है, पता नहीं वो हेगन को ज़िंदा छोड़ेंगे या नहीं। ये भी हो सकता है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए वो हेगन को जान से ही मार डालें। लेकिन सनी, सलोजो को ऐसा क्यों लगता है कि उसके ऑफ़र को तुम कबूल कर लोगे? वो इसलिए माइकल कि जब वो डॉन से मिलने यहाँ आया था तब मेरे मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल गई थीं जिनसे उसको ये आभास हो गया था कि अगर डॉन बीच में ना हो तो वो मेरे साथ कोई सौदा तय कर सकता है। डॉन को मारने की उसकी कोशिश अपनी किसी खुन्नस की वजह से नहीं थी,
बल्कि ये पूरी तरह से बिजनेस का मामला है। वो जानता है कि एक बार अगर मैं उसके साथ काम करने लगूंगा तो दूसरे परिवार मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि मैं 1-2 साल बाद उससे बदला लेने के लिए उसको मारने की कोशिश करूं। और फिर टटेलिया परिवार तो अभी से ही उसकी मदद कर रहा है। तो फिर अब क्या करने का इरादा है सनी? सलोजो को तो मरना ही पड़ेगा, ये तो तय है। और मैंने सोच लिया है कि टटेलिया परिवार का भी सफाया करना होगा। लेकिन अभी तक लूका ब्रासी से मेरी बात नहीं हो पाई है। मुझे बस उसी का इंतज़ार है। सनी, क्या ब्रासी सचमुच में ही इतना ही खतरनाक है जितना कि उसके बारे में कहा जाता है? सनी ने सिर हिलाया और बोला, उसका कोई मुकाबला नहीं है। टटेलिया परिवार का काम तमाम करने के लिए मैं उसी को लगाऊंगा। सलोजो को तो मैं खुद भी देख लूंगा। माइकल ने एक गहरी सांस ली। वो सोचने लगा कि अच्छा ही है कि वो परिवार के कारोबार में अभी तक नहीं घुसा, वरना शायद वो भी ऐसा ही निर्मम हो जाता। उसी समय बाहर से किसी औरत की चीख सुनाई दी। दोनों लपक कर बाहर भागे। हेगन आ चुका था और शायद उसे देखकर ही उसकी पत्नी टरीसा खुशी से चिल्लाई थी। भाग 5। देर रात गए टरीसा को घर भेज दिया गया। फिर सवेरे 4 बजे सनी, माइकल, हेगन, क्लीमेंजो और टेस्यो वापस डॉन के ऑफिस में आ गए। पॉलीगैतो अभी बाहर ही बैठा था। टेस्यो के आदमियों को उस पर नजर रखने और उसे कहीं ना जाने देने की हिदायत दे दी गई थी। हेगन ने सलोजो की पेशकश सनी के सामने रखी और सनी ने बदला लेने के लिए जो लिस्ट तैयार की थी वो हेगन को दिखाई। माइकल ने कहा, अगर हमें बदला लेने के लिए कोई भी प्लान बनाना है तो मेरा ख्याल है फ्रेडी को भी बुला लेना बेहतर होगा। सनी बोला, अरे फ्रेडी किसी काम का नहीं है। वैसे भी डॉक्टरों का कहना है कि उसे बहुत ज़बरदस्त सदमा पहुंचा है, इसलिए उसे पूरे आराम की ज़रूरत है। हेगन भी जल्दी से बोला, फ्रेडी को तो इन सब झमेलों से दूर ही रखो। और हाँ सनी, जब तक ये सारा हंगामा ठंडा ना पड़ जाए तुम भी अकेले घर से बाहर मत निकलना। यहाँ पर तुम पूरी हिफाजत में हो। सलोजो को कम मत समझो, वो बहुत खतरनाक है। और हॉस्पिटल में डॉन की सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम किया है तुमने? सनी ने कहा, डॉन वहाँ पूरी हिफाजत में है, वहाँ पुलिस भी है और हमारे आदमी भी हैं। अच्छा, तुमने ये लिस्ट देखी, इस पर तुम्हारी क्या राय है? हेगन ने एक बार फिर से लिस्ट के सारे नाम पढ़े और बोला, ओ माय गॉड सनी, तुम तो इसको पर्सनल दुश्मनी बनाए दे रहे हो। हमारा मुजलिम सिर्फ सलोजो है, बस उसका खात्मा कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। टटेलिया परिवार के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो पॉलीगैतो को रास्ते से हटाना होगा, सनी ने कहा। हेगन ने पूछा, लूका की कोई खबर मिली? मुझे उसकी फिक्र इसलिए हो रही है क्योंकि सलोजो लूका को लेकर बिल्कुल फिक्रमंद नहीं था। अगर लूका सलोजो से मिल गया है तो ये समझ लो कि हम सब बड़ी भारी मुसीबत में फंस गए हैं। सनी ने कहा, उसकी तो कोई खबर नहीं है। मैं कल रात भर उसे फ़ोन करता रहा लेकिन कोई अता पता नहीं चला। माइकल, तुम उसे तब तक फ़ोन करते रहो जब तक कोई जवाब न मिले। माइकल ने तुरंत फ़ोन पर ब्रासी का नंबर मिलाया। घंटी बजती रही लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। हेगन बोला, हर 15 मिनट बाद फ़ोन मिलाते रहो। सनी बेचैनी से बोला, अब तुम सलाहकार की हैसियत से बताओ हेगन कि हमें अगला कदम क्या उठाना चाहिए। हेगन कुछ सोचते हुए बोला, देखो मेरी राय तो ये है कि डॉन की हालत सुधरने तक हमें सलोजो से बातचीत जारी रखनी चाहिए और ज़रूरत पड़े तो उससे समझौता भी कर लेना चाहिए। डॉन के ठीक होने के बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि सारे परिवार हर हालत में डॉन का ही साथ देंगे। सनी बोला, ठीक है, हम डॉन की हालत बेहतर होने तक इंतज़ार करेंगे, लेकिन तुम भी यहीं रहो हेगन, अब खतरा मोल लेने का टाइम नहीं है। और माइकल, तुम भी खबरदार रहना। टेस्यो, तुम अपने कुछ और आदमियों को शहर में गश्त लगाने को कह दो। क्लीमेंजो, तुम पॉलीगैतो को निपटाने के बाद घर और हॉस्पिटल में टेस्यो के आदमियों की जगह अपने आदमी लगा दो। और टेस्यो, तुम अपने कुछ आदमियों को हॉस्पिटल के पास ही रहने देना। टॉम, तुम सुबह होते ही सलोजो और टटेलिया परिवार को फ़ोन करके या बिचौलिया भेजकर बातचीत शुरू कर दो। और माइकल, तुम लगातार लूका ब्रासी को फ़ोन मिलाते रहो। माइकल ने एक बार फिर से लूका का नंबर मिलाया लेकिन घंटी अभी भी लगातार बजती रही। भाग 6। उस रात क्लीमेंजो ठीक से सो नहीं पाया। सुबह उठकर उसने खुद अपना नाश्ता तैयार किया लेकिन वो उलझन में था। सनी ने कहा था कि गैतो को जल्द से जल्द रास्ते से हटाना है। वो सोच रहा था कि इस काम को आज ही निपटा दे। क्लीमेंजो की परेशानी की वजह ये नहीं थी कि गैतो उसका खास आदमी था और उसने कॉर्लियोन परिवार के साथ गद्दारी की थी। अभी तक उसने अपने सारे काम अच्छी तरह से अंजाम दिए थे। बेशक उसने परिवार के नियम के खिलाफ दूसरों के लिए भी काम किए थे, लेकिन एक तो इससे पहले उसके कामों की वजह से कभी भी परिवार के ऊपर कोई आंच नहीं आई थी। दूसरे, इस तरह के कामों से उसकी प्रतिभा का ही पता चलता था। अब ऐसे में कौन कह सकता था कि वो एक दिन गद्दारी करेगा?
पीटर क्लेमेंजो की उलझन की वजह ये थी कि पॉली गैतो उसका बटन मैन था और उसके बाद इतने खास ओहदे के लिए वो किसे चुनेगा। ये कोई मामूली ओहदा नहीं था। इसके लिए कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो भरोसे के लायक हो, पुलिस के सामने जबान ना खोले और सिसिली वालों के ओमेरता के खामोशी और जबान बंद रखने के नियम का अच्छी तरह से पालन करना जानता हो। बहुत सोच विचार के बाद क्लेमेंजो ने फैसला किया कि इस पद के लिए सबसे सही आदमी रॉको लैम्पोन रहेगा और पॉली गैतो का काम तमाम करने के लिए भी वो आज उसी की मदद लेगा। लैम्पोन इससे पहले भी कुछ समय तक परिवार के साथ रहा था और तब भी अपने काम से उसने सबको खुश कर दिया था। हालांकि वर्ल्ड वॉर के दौरान वो अफ्रीका में जख्मी हो गया था, जिसकी वजह से वो लंगड़ा कर चलता था, लेकिन अभी भी वो अपना काम पूरी सफाई से करना जानता था। अपनी परेशानी का हल निकालने के बाद क्लेमेंजो को काफ़ी शांति मिली। आज इस काम में लैम्पोन उसके साथ रहेगा, उसने तय कर लिया। उसे पॉली गैतो से अपना भी हिसाब चुकाना था। कितने ही अनुभवी लोगों को साइड करके उसने पॉली गैतो को इतने खास ओहदे तक पहुंचाया था और उसी ने क्लेमेंजो को, अपने गार्जियन को धोखा दे दिया, तो उसे इस गद्दारी की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। सारा इंतज़ाम पहले ही हो चुका था। क्लेमेंजो ने पॉली को निर्देश दिया था कि वो दोपहर 3 बजे उसे लेने आ जाए और अपनी ही कार लेकर आए। क्लेमेंजो ने लैम्पोन का नंबर मिलाया और बिना कुछ और बात किए उसे सीधे कहा, तुमसे कुछ काम है, मेरे घर पहुंचो, 2 बजे से पहले पहुंच जाना। ठीक है, उधर से जवाब आया। फिर क्लेमेंजो अपनी पसंदीदा कार कैडिलैक को धोने खड़ा हो गया, क्योंकि कार धोते समय ही वो अच्छी तरह सोच विचार कर पाता था। वो सोचने लगा कि किस बहाने से वो पॉली को यहाँ से ले जाएगा और लैम्पोन की मौजूदगी के लिए क्या बहाना बनाएगा, क्योंकि लैम्पोन को देखकर पॉली कुत्ते की तरह ही खतरे की खुशबू सूंघ लेगा और वो ये बात इतनी आसानी से पचा भी नहीं पाएगा कि उसके कार चलाते समय लैम्पोन उसके पीछे बैठे। इसी के साथ सनी की इस हिदायत ने क्लेमेंजो को और मुश्किल में डाल दिया था कि पॉली का खून खुली जगह पर किया जाए, जिससे बाद में उसकी लाश मिलने पर दुश्मन को ये समझ आ जाए कि कॉर्लियोन परिवार ने इतनी जल्दी अपने साथ गद्दारी करने वाले का पता लगाकर उसे ठिकाने भी लगा दिया। इस तरह कॉर्लियोन परिवार की साख किसी हद तक बहाल हो जाएगी और दुश्मन को सतर्क होना पड़ेगा। और ये सोचते सोचते ही क्लेमेंजो के दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने फैसला कर लिया कि वो पॉली से कहेगा कि कॉर्लियोन परिवार गद्दों पर जा रहा है। जब कभी भी न्यूयॉर्क के माफिया परिवारों के बीच कोई बड़ी लड़ाई छिड़ जाती थी तो ये परिवार अपना हेडक्वार्टर किसी गुप्त स्थान पर ले जाते थे, जहां उनके सारे आदमी जमीन पर बिछे गद्दों पर सोया करते थे। ऐसा वे अपने दुश्मनों और पुलिस से बचने के लिए करते थे, ताकि उनकी गतिविधियों का किसी को पता ना चल सके। ऐसी गुप्त जगह ढूंढने के लिए अक्सर क्लेमेंजो, लूका ब्रासी और टैसियो जैसे माहिर लोग ही जाया करते थे। तो इन हालात में ये स्वाभाविक था कि क्लेमेंजो के साथ पॉली और लैम्पोन जैसे उसके भरोसे के आदमी ही जाएंगे। और ये तो जाहिर हो ही चुका था कि पॉली गैतो लालची है। वो कॉर्लियोन परिवार के छुपने की गुप्त जगह जरूर जानना चाहेगा, ताकि इस खबर के बदले भी वो सलोजो से अच्छी खासी मोटी रकम ऐंठ सके। रॉको लैम्पोन वक्त से कुछ पहले ही आ पहुंचा और जब क्लेमेंजो ने उसे सारी बात बताकर अपना प्लान समझाया तो उसने अपनी तरक्की के लिए क्लेमेंजो का शुक्रिया अदा किया। क्लेमेंजो ने उसे एक पिस्तौल देते हुए कहा, काम हो जाने के बाद इसको कार में ही पॉली के पास छोड़ देना। फिर तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कुछ दिन के लिए फ्लोरिडा चले जाना और वहाँ मियामी बीच पर कॉर्लियोन परिवार के ही होटल में ठहरना, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हें फ़ोन कर सकूं। इसी बीच क्लेमेंजो की पत्नी ने आकर बताया कि पॉली आ गया है और बाहर गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा है। क्लेमेंजो और लैम्पोन बाहर निकले और गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी। क्लेमेंजो बोला, ये साला सनी तो बड़ा ही डरपोक निकला। अभी से गद्दों पर जाने की सोच रहा है, तो हमें वेस्ट साइड में जाकर कोई मकान ढूंढना है। पॉली, तुम और लैम्पोन मिलकर उस जगह का सारा इंतजाम देखोगे। उम्मीद के मुताबिक पॉली जाल में फंस गया। उसकी लालची आंखों में एकदम से चमक आ गई। ठीक है, मैं किसी ऐसी जगह के बारे में सोचता हूँ, उसने कहा। दोपहर के इस समय ट्रैफिक काफ़ी कम था। पॉली काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहा था। तीनों में से कोई भी अब कुछ नहीं बोल रहा था। आर्थर एवेन्यू के पास पहुंचकर दूर से कुछ अपार्टमेंट्स देखकर क्लेमेंजो ने गाड़ी रुकवाई और अकेला ही कहीं चला गया। लगभग 1 घंटे बाद वो झुंझलाया हुआ वापस आया और बोला, हमें वापस बुलाया गया है। सनी कहता है कि अभी कुछ समय के लिए इस काम को टाल दो और वापस आ जाओ। लैम्पोन, तुम तो यहीं रहते हो, क्या हम तुम्हें यहीं कहीं उतार दें? नहीं, मेरी कार आपके घर पर खड़ी है, इसलिए मुझे भी वापस चलना होगा, लैम्पोन बोला। वापसी में भी किसी ने कोई बात नहीं की। शहर से कुछ दूर पहले क्लेमेंजो ने कहा, पॉली, ज़रा गाड़ी रोको।
मुझे पेशाब करना है। पॉली के गाड़ी रोकने पर क्लेमेंजो उतरा और पास की झाड़ियों में चला गया। वापस आकर कार का दरवाज़ा खोलकर उसने सड़क के दोनों ओर देखा। चारों तरफ घना अंधेरा था। क्लेमेंजो ने लैम्पोन से कहा, कर डालो अपना काम। दूसरे ही पल कार के अंदर गोली चलने की आवाज़ गूंजी और पॉली गैतो की खोपड़ी के चिथड़े उड़ गए। लैम्पोन ने पिस्तौल वहीं फेंक दी। कुछ ही दूर पर एक और कार उनके लिए तैयार खड़ी थी। दोनों जाकर उसमें बैठ गए और दूसरे रास्ते से शहर की तरफ चल दिए। भाग 7। डॉन कॉर्लियोन पर हमले से एक रात पहले उनका सबसे ताकतवर और वफादार आदमी लूका ब्रासी दुश्मन से मिलने की तैयारी कर रहा था। वैसे वो डॉन के कहने पर ही पिछले कई महीने से सलोजो के बारे में छानबीन कर रहा था। इसके लिए उसने सबसे पहले टटेल्या परिवार के सबसे छोटे बेटे ब्रूनो के नाइट क्लब जाना शुरू कर दिया और वहाँ की एक कॉल गर्ल को पटाकर उसके माध्यम से उसने टटेल्या परिवार और सलोजो को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो डॉन से बहुत खुश नहीं है। फिर ब्रूनो ने उसे कई बार मिलकर ये भी कोशिश की कि वो कॉर्लियोन परिवार को छोड़कर टटेल्या परिवार के लिए काम करे। डॉन को गोली लगने से एक दिन पहले शाम को जब लूका नाइट क्लब पहुंचा तो ब्रूनो फौरन ही उसके पास आया। उसकी टेबल पर बैठते हुए वो बोला, मेरा एक दोस्त तुमसे कुछ बात करना चाहता है। लूका बोला, तुम्हारा दोस्त तो मेरा भी दोस्त, बुला लो, मैं उससे मिलने को तैयार हूँ। नहीं लूका, वो तुमसे अकेले में मिलना चाहता है। चलो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। कब और कहाँ मिलना है? लूका ने पूछा। ब्रूनो बोला, ये क्लब सवेरे 4 बजे बंद होता है। क्या तुम उस समय यहाँ आकर उससे मिल सकते हो? इसका मतलब ये था कि वो लूका की इस आदत को जानते थे कि वो लगभग सुबह होने पर ही सोने जाता है। उससे पहले वो अपने काम में या फिर अय्याशी में मसरूफ़ रहता था। वो बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं ठीक 4 बजे यहाँ पहुँच जाऊँगा। क्लब से निकलकर लूका सीधा अपने घर पहुँचा। वो ये तो समझ रहा था कि इन सब के पीछे ज़रूर तुर्क सलोजो की कोई साजिश थी। लूका ने फैसला किया कि अगर बात हद से बढ़ी तो हो सकता है कि वो आज कुछ ऐसा कर गुजरे जो उसकी तरफ से डॉन को क्रिसमस की भेंट बन जाए। उसने अपने कपड़े उतार कर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली। उसके पास एक लाइसेंस वाला पिस्तौल था जिसका लाइसेंस उसे $10,000 में मिला था। शायद आज तक किसी ने भी इतना महंगा लाइसेंस कभी नहीं लिया होगा। फिर उसने सोचा कि आज के लिए उसके पास एक सेफ पिस्तौल भी होना चाहिए, लेकिन अंत में उसने ये फैसला किया कि वो सिर्फ ब्रूनो के दोस्त की पेशकश को सुनेगा और उसकी खबर डॉन को दे देगा। वो वापस क्लब की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने खाना खाया और जब वो क्लब पहुंचा तो वहाँ के सारे आदमी जा चुके थे। सिर्फ ब्रूनो उसके इंतज़ार में बैठा था। ब्रूनो उसे बार वाले कमरे में ले गया। यहाँ पर भी कोई आदमी नहीं था। लूका बार के एक स्टूल पर बैठ गया और ब्रूनो बार के पीछे चला गया। उसी समय हॉल के दूसरे छोर से उसने सलोजो को आते हुए देखा। वो लूका के पास आकर बैठ गया और बात करने लगा। थोड़ी देर तक तो वो ड्रग्स के धंधे और डॉन की असहमति के बारे में बात करता रहा। फिर बोला, मुझे तुम जैसे एक आदमी की ज़रूरत है। मैंने सुना है कि तुम कॉर्लियोन परिवार से खुश नहीं हो। क्या तुम हमारे धंधे में शामिल होना चाहोगे? लूका ने लापरवाही से कहा, अगर अच्छा पैसा मिलेगा तो हाँ। तो ठीक है, तुम चाहो तो कुछ दिन इस बारे में अच्छी तरह सोच लो लूका, उसके बाद हम फिर बात करेंगे। इतना कहकर सलोजो ने मिलाने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। लूका ने ऐसा बहाना किया जैसे उसने सलोजो के हाथ को देखा ही ना हो और वो अपने मुंह में सिगरेट लगाने लगा। बार के पीछे से ब्रूनो ने लाइटर निकाला, लेकिन लूका का सिगरेट जलाने की जगह उसने लाइटर को बार पर ही फेंक दिया और अचानक लूका का दायां हाथ मजबूती से पकड़ लिया। लूका ने तुरंत खुद को स्टूल से गिरा दिया, लेकिन तब तक सलोजो ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। लूका अभी भी उन दोनों पर भारी पड़ता, लेकिन उसी समय पीछे से एक तीसरे आदमी ने उसकी गर्दन में रेशम की एक बारीक डोरी डालकर उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। दोनों हाथ पकड़े होने की वजह से वो बेबस हो चुका था। उसका चेहरा बैंगनी हो गया, दोनों आंखें उबलकर बाहर निकल पड़ी और कुछ ही पलों में उसकी पैंट और फर्श गंदा हो गया। जब उसमें विरोध करने की ताकत नहीं रही तो सलोजो और ब्रूनो ने उसके हाथ छोड़ दिए और तीसरे आदमी ने उसकी लाश को ज़मीन पर पटक दिया। सलोजो बोला, इसकी लाश किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी लाश अभी कुछ दिन तक बरामद ना हो। इतना कहकर वो मुड़ा और वापस चला गया। भाग 8। डॉन कॉर्लियोन को गोली लगने के बाद अगला दिन पूरे परिवार के लिए काफ़ी बिजी रहा। माइकल फ़ोन के ही पास रहा और हर ज़रूरी फ़ोन के बारे में सनी को बताता रहा। टॉम हेगन एक ऐसे आदमी की तलाश में था जो दोनों पार्टियों के भरोसे का हो और जिसको बीच में डालकर सलोजो से बात की जा सके।
उधर सलोजो अपने अड्डे से बाहर नहीं निकल रहा था, क्योंकि वो जानता था क्लीमेंजो और टेस्यो के आदमी पूरे शहर में फैले हुए थे। खुद क्लीमेंजो पॉली के मसले में उलझा हुआ था, जबकि टेस्यो को लूका ब्रासी का पता लगाने का काम सौंपा गया था। डॉन की पत्नी शहर में ही पारिवारिक मित्रों के साथ रह रही थी ताकि हॉस्पिटल के करीब रह सकें। कोनी शहर में अपनी माँ के पास ही थी। डॉन के दामाद कार्लो रित्जी ने भी इस आड़े वक्त में परिवार के साथ रहने की पेशकश की थी, लेकिन उससे कह दिया गया था कि डॉन ने मैनहट्टन में जो सट्टा घर उसको दिया था वो उसी को संभाले। फ्रेडी अभी तक पीला पड़ा हुआ था। डॉक्टर उसे नींद की दवाइयाँ दे रहे थे ताकि वो सदमे को झेल सके। माइकल और सनी को उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतना ताकतवर होते हुए भी फ्रेडी ने यूं बिस्तर पकड़ लिया था जैसे डॉन से ज्यादा गोलियां उसने खाई हों। दोपहर को हॉलीवुड से जॉनी फॉन्टेन का फ़ोन आया। वो अपने गॉडफादर को देखने आना चाहता था। सनी ने उससे कहा, नहीं जॉनी, अभी यहाँ तुम्हारे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो पापा इस हालत में नहीं हैं कि वो किसी से भी बात कर सकें। दूसरे, यहाँ आने से तुम्हारे नाम पर भी उंगलियाँ उठेंगी। माफिया से ताल्लुक़ होने की बात का तुम्हारे कैरियर पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं तुम्हारे फ़ोन के बारे में डॉन को ज़रूर बता दूंगा। कुछ ही देर बाद माइकल के लिए के एडम्स का फ़ोन आ गया। वो पूछ रही थी कि क्या वो माइकल के साथ उसके पिता को देखने चल सकती है। माइकल ने कहा, बिल्कुल नहीं। अगर अखबार वालों को ज़रा भी भनक लग गई तो बेकार में तुम्हारा नाम माफिया के साथ जोड़कर अखबारों में उछाला जाएगा। इससे तुम्हारे माता पिता को बुरा लगेगा। आज रात मैं तुमसे मिलने होटल आ रहा हूँ। हम साथ ही डिनर करेंगे। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, के ने कहा और फ़ोन रख दिया। सनी के कहने के मुताबिक थोड़ी ही देर में माइकल, हेगन, टेस्यो, क्लीमेंजो और खुद सनी डॉन के ऑफिस में पहुंच गए। क्लीमेंजो ने सनी को पॉलीगैतो के बारे में बताया। फिर सनी ने हेगन से पूछा कि सलोजो के साथ मीटिंग का क्या रहा। हेगन ने बताया, वो अभी मीटिंग को टाल रहा है। शायद उसे लग रहा है कि हमारे आदमी उसे खोज रहे हैं, इसलिए वो न्यूयॉर्क के दूसरे माफिया परिवारों की मदद लेने की कोशिश में होगा। सनी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। दूसरे परिवार इस मसले में क्यों पड़ेंगे? और पड़ते हैं तो पड़ें। मैं सलोजो का खून किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। देखो सनी, ये सब बिजनेस की बातें हैं। यहाँ तक कि डॉन पर हमला भी बिजनेस का ही एक हिस्सा है। ऐसे में हमें जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए, हेगन ने उसे समझाया। सनी ने अब टेस्यो से पूछा, लूका की कोई खबर मिली? नहीं सनी, हो सकता है सलोजो ने उसे भी मार डाला हो या अगवा कर लिया हो। हेगन ने भी कहा, सलोजो लूका को लेकर जरा सा भी परेशान नहीं था। इससे मुझे भी लूका के लिए डर लग रहा है। सनी बोला, मुझे अगर कोई डर है तो बस यही कि लूका कहीं हमारे खिलाफ ना हो गया हो। तुम्हें क्या लगता है क्लीमेंजो? क्लीमेंजो ने कहा, वैसे तो कोई भी कभी भी गद्दारी कर सकता है, लेकिन लूका पर मुझे पूरा यकीन है कि वो डॉन से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। अब सनी ने टेस्यो से पूछा, हॉस्पिटल में तुम्हारे आदमी काफ़ी हैं ना? वो बोला, अंदर और बाहर हर जगह हमारे आदमी मौजूद हैं। कोई परिंदा भी वहाँ पर नहीं मार सकता। डॉन को बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। सनी ने पूछा, वैसे तो वो मेरा भी कुछ बिगाड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मेरे साथ बिजनेस करना है, लेकिन क्या माइकल पर कोई आंच आ सकती है? हेगन बोला, अगर उन्हें ऐसा कुछ करना होता तो पहले ही कर चुके होते, लेकिन सलोजो जानता है कि माइकल इस बिजनेस से अलग थलग रहता है, और अगर इसके बाद भी उसने माइकल को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो सारे माफिया परिवार उसके खिलाफ हो जाएंगे, यहाँ तक कि टटेल्या परिवार भी। उसी समय बाहर से कुछ शोर की आवाज़ आई। क्लीमेंजो बाहर देखने गया। लौटा तो उसके हाथ में लूका ब्रासी की बुलेट प्रूफ जैकेट थी और उसमें एक बड़ी सी मरी हुई मछली लिपटी हुई थी। इसका क्या मतलब हुआ? माइकल ने पूछा। हेगन ने कहा, इसका मतलब ये है कि लूका ब्रासी समंदर के तल में सो रहा है। ये एक पुराना सिसिलियन संदेश है। भाग 9। माइकल कॉर्लियोन उस रात जब शहर लौटा तो काफ़ी उदास था। उसे महसूस हो रहा था कि वो बिना अपनी मर्जी के अपने परिवार के कारोबार में शामिल होता जा रहा है। कत्ल जैसे घिनौने काम की योजना बनाने में उसे शरीक होना पड़ रहा था। वो खुद को इसलिए भी अपराधी महसूस कर रहा था क्योंकि उसने अपनी महबूबा के एडम्स को अपने परिवार की असलियत नहीं बताई थी। बस हंसी हंसी में ही बात को टाल गया था। डॉन को गोली लगने की बात भी उसने के को महज एक दुर्घटना कहकर ही बताई थी। दूसरी तरफ उसे ये भी लग रहा था कि सनी, टॉम, क्लीमेंजो और टेस्यो वगैरह सलोजो को कम करके आंक रहे हैं, जबकि उसके पास ज़रूर कोई ना कोई तुरुप का पत्ता होगा, तभी वो अपना खेल इतने आराम से खेल रहा है।
माइकल को इस समय अपने पिता पर बेहद प्यार उमड़ रहा था और हमदर्दी भी, लेकिन वो इस खून खराबे से बाहर ही रहना चाहता था। क्लेमेंजो के 2 आदमी उसे छोड़ने उसके साथ शहर आए थे। जब वो होटल पहुंचा तो के लॉबी में ही उसका इंतजार कर रही थी। दोनों ने खाना खाया। फिर के ने पूछा, तुम अपने पिता से मिलने हॉस्पिटल कब जाओगे? माइकल ने कहा, मिलने का समय 8:30 बजे ख़त्म हो जाता है, मैं उसके बाद ही जाऊंगा। क्योंकि पापा का कमरा और नर्स प्राइवेट हैं, इसलिए मुझे बाद में भी मिलने दिया जाएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि अभी पापा बात करने लायक हालत में होंगे। उन्हें तो शायद ये भी पता नहीं चलेगा कि मैं आया हूँ। के ने कहा, मुझे तुम्हारे पिता से हमदर्दी है। शादी वाले दिन मुझे महसूस हुआ था कि वो सच में बहुत अच्छे आदमी हैं। अखबारों में उनके बारे में जो कुछ भी छप रहा है, मैं उसे सच नहीं मान सकती। वैसे अखबारों के अंदाजे के हिसाब से अगर ऐसी कोई माफिया वॉर हुई तो क्या तुम उसमें हिस्सा लोगे? माइकल ने अपनी जैकेट के सारे बटन खोलकर दिखाते हुए कहा, लो देख लो, मेरे पास तो पिस्तौल तक नहीं है। के हंसने लगी और दोनों ऊपर कमरे में चले गए। 1 घंटे के बाद जब माइकल हॉस्पिटल जाने के लिए वहां से निकलने लगा तो के ने बेचैनी से पूछा, अब हम फिर कब मिलेंगे? क्रिसमस के बाद कॉलेज में, ठीक है? माइकल ने पूछा। हाँ ठीक है। फिर वो वहीं खड़ी माइकल को तब तक देखती रही जब तक कि वो लिफ्ट में पहुंचकर उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। आज उसे माइकल पर इतना प्यार आ रहा था जितना शायद इससे पहले कभी नहीं आया था। अगर कोई उस वक्त उससे ये कहता कि अगले 3 साल तक अब वो माइकल को नहीं देख पाएगी तो शायद वो इस गम को सह नहीं पाती। अगला अध्याय। होटल से निकलकर कुछ ही देर में माइकल फ्रेंच हॉस्पिटल के सामने पहुंच गया। वहां पर वो ये देखकर हैरानी में पड़ गया कि पूरी सड़क सुनसान पड़ी थी। अंदर लॉबी में भी कहीं कोई आदमी नहीं था। वो गुस्से से सोचने लगा कि क्लेमेंजो और टेस्यो कर क्या रहे हैं। लॉबी जैसी जगह में कम से कम 2 आदमियों को तो लगाना ही चाहिए था। अचानक ही माइकल सतर्क हो गया। किसी के रोकने टोकने की चिंता किए बिना वो सीधा 4थी मंजिल पर अपने पिता के कमरे में पहुंच गया। उसे उम्मीद थी कि शायद उनकी हिफाजत के लिए कमरे के अंदर कोई होगा, लेकिन कमरे का दरवाज़ा पूरा खुला पड़ा था। अंदर भी कोई नहीं था। डॉन अपने बिस्तर पर बेहोश पड़े थे। उनकी नाक और पेट से कई ट्यूब जुड़े हुए थे। माइकल ने बाहर आकर नर्स से कहा, मैं माइकल कॉर्लियन हूँ। यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे और पुलिस के सिपाही, वो सब कहाँ गए? नर्स ने कहा, आपके पिता से मिलने इतने ज़्यादा लोग आ रहे थे कि उनकी वजह से हॉस्पिटल के कर्मचारियों को दिक्कत हो रही थी। अभी 10 मिनट पहले पुलिस यहाँ आई थी और सभी लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। 5 मिनट पहले पुलिस हेडक्वार्टर से फ़ोन आया था और यहाँ तैनात पुलिस के सिपाहियों को भी किसी इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए बुला लिया गया है। लेकिन आप परेशान ना हो, मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है जिससे आपके पिता की हल्की सी आवाज़ भी मुझ तक पहुँच जाएगी। वैसे मैं खुद भी बीच बीच में उनको देख आती हूँ। माइकल ने तुरंत कमरे में जाकर सनी को फ़ोन लगाया। सनी, मैं अभी अभी हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। यहाँ ना तो टेस्यो के आदमी हैं ना पुलिस वाले। पापा बिल्कुल अकेले हैं। क्या? मुझे तो इसमें भी सलोजो की कोई चाल लगती है, सनी ने कहा। हाँ सनी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्या न्यूयॉर्क की पुलिस भी उस कुत्ते की जेब में है? घबराओ मत माइकल, ये तो अच्छा ही हुआ कि तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो गई और हमें उसकी इस चाल के बारे में पता चल गया। मैं 15 मिनट के अंदर और आदमियों को वहां भेजता हूँ। पहली बार माइकल को अपने पिता के दुश्मनों पर गुस्सा आ रहा था। उसका खून खौल उठा। उसने सनी की हिदायत मानने के बजाय खुद कोई कदम उठाने का फैसला किया। उसने नर्स से कहा, मैं फ़ौरन अपने पिता का कमरा बदलना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप घबराइए मत। मुझे बस इतना बताइए कि क्या उनको यहाँ से ले जाने के लिए इन सारी नलियों को निकालना पड़ेगा? नर्स ने कहा, आप अजीब बात कर रहे हैं। कमरा बदलने के लिए तो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए सिस्टर, आप अब तक मेरे पिता के बारे में अखबारों में पढ़ ही चुकी होंगी। आपको ये भी पता है कि उनकी सुरक्षा के लिए इस वक्त यहाँ कोई नहीं है। मुझे अभी अभी इत्तला मिली है कि मेरे पिता को जान से मार देने के लिए कुछ लोग किसी भी समय यहाँ पहुँच सकते हैं। प्लीज़ मेरी बात का यकीन कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए। नर्स की समझ में सारी बात आ गई। उसने कहा, अगर यही बात है तो ठीक है। इसी फ्लोर पर कोने वाला कमरा खाली है। ये ट्यूब्स हटाए बिना ही इनको वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। कुछ ही मिनट में वो काम हो गया। फिर माइकल ने नर्स से कहा, आप प्लीज़ यहीं कमरे में रुकिए। अगर आप बाहर निकली तो बिना वजह आपको भी चोटें आ सकती हैं। उसी समय माइकल को डॉन की फंसी फंसी सी आवाज़ सुनाई दी। माइकल, ये तुम ही हो ना? क्या हुआ है? माइकल ने पिता का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, हाँ मैं ही हूँ पापा, लेकिन आप बोलिए मत। कुछ लोग शायद आप पर हमला करने के लिए यहाँ पहुँचने वाले हैं।
लेकिन मैं यहीं हूँ, आप बिल्कुल मत घबराइएगा। डॉन ने अपने दर्द और नीम बेहोशी के बावजूद किसी तरह से कहा। मैं क्यों घबराऊंगा बेटे, जब मैं 12 साल का था तभी से खतरनाक लोग मुझे मार डालने के लिए आते रहे हैं। भाग 10। हॉस्पिटल छोटा सा था, आने जाने के लिए भी एक ही गेट था। गेट और हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग के बीच एक छोटा सा आंगन था। माइकल ने खिड़की से बाहर झांक कर अंदाज़ा लगाया कि किसी भी आने वाले को इस आंगन को पार करके ही आना पड़ेगा। वो दौड़ता हुआ नीचे आया और हॉस्पिटल के बाहर एक बिजली के खंभे के नीचे खड़ा हो गया। तभी उसने देखा कि हाथ में एक पैकेट दबाए एक युवक उसी की तरफ आ रहा था। करीब आने पर उसने बताया कि वो नाजोरिन का दामाद एंजो है, और चूंकि गॉडफादर ने ही उसे अमेरिका में रुकवाने का इंतज़ाम किया था, इसलिए वो उनसे मिलने आया है। माइकल ने उसे कहा, मिलने का समय तो कब का ख़त्म हो चुका, वैसे भी इस समय यहाँ खतरा है तो तुम जल्दी ही निकल जाओ। पहले तो एंजो थोड़ा सा डर गया, फिर बोला, अगर खतरा है तब तो मैं यहाँ ज़रूर रुकूंगा, मैं गॉडफादर का कर्जदार हूँ। माइकल ने सोचा, चलो एक से भले दो। अगर सलोजो के आदमी वहाँ आने पर उन दोनों को देखेंगे तो शायद वो ये समझें कि गॉडफादर की हिफाजत का अभी भी पूरा इंतज़ाम है, और इस तरह से हो सकता है वो डरकर भाग जाएं। और हुआ भी ठीक यही। थोड़ी ही देर बाद काले रंग की एक लंबी कार वहाँ आई और रुकते रुकते तेज़ी से स्पीड पकड़कर वापस चली गई। माइकल और एंजो वहीं खड़े सिगरेट फूंकते रहे। कुछ ही मिनट बाद ज़ोरों से सायरन बजाती एक पुलिस की गाड़ी वहाँ आई। उसके पीछे पीछे पुलिस की ही 2 गाड़ियाँ और भी थीं। माइकल को लगा कि सनी ने यह सारा इंतज़ाम कर दिया है। वो पुलिस वालों से मिलने आगे बढ़ा, लेकिन 2 सिपाहियों ने उसे पहले ही पकड़ लिया। तीसरे ने उसकी तलाशी ली और पुलिस का कप्तान गाड़ी से उतरकर उसके सामने आकर बोला, मैंने तो समझा था सारे गुंडों को हवालात में बंद कर दिया गया है। तू कौन है बे, और यहाँ क्या कर रहा है? एक दूसरा पुलिस वाला बोला, ये डॉन का छोटा बेटा माइकल कॉर्लियन है कैप्टन। माइकल ने शांत स्वर में पूछा, वो सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ गए जिनको मेरे पिता की हिफाजत के लिए यहाँ लगाया गया था? उन्हें यहाँ से किसने हटवाया है? पुलिस कप्तान गुस्से से चिल्लाया, साले गुंडे, तू मुझसे पूछ रहा है? मुझे सिखाने चला है? मुझे मेरी ड्यूटी बताएगा? मैंने हटाया है सबको यहाँ से, बोल। अगर मेरे बस में होता तो तेरे बाप को बचाने के लिए मैं अपनी उंगली तक ना हिलाता। और अब तू भी यहाँ से फूट ले, दोबारा यहाँ नज़र मत आना। माइकल को महसूस हुआ कि इस पुलिस कप्तान को शायद सलोजो ने खरीद लिया है। हो सकता है पहली गाड़ी में सलोजो ही यहाँ आया हो और माइकल को यहाँ खड़ा पाकर उसी ने पुलिस कैप्टन को यहाँ भेजा हो। इसलिए माइकल ने शांति से कहा, जब तक मेरे पिता के कमरे के बाहर फिर से गार्ड्स तैनात नहीं किए जाते, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। कैप्टन ने जवाब देने की बजाय अपने एक आदमी से कहा, फिल, इसे अरेस्ट कर लो। फिल हिचकिचाते हुए बोला, कैप्टन, ये वर्ल्ड वॉर का हीरो है, इसका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। अगर इसे कुछ किया गया तो कल के अखबार हमारे खिलाफ जहर उगलने लगेंगे। कैप्टन गुस्से से दहाड़ा, मैंने कहा ना इसे गिरफ्तार करो। माइकल ने नफरत भरे स्वर में कहा, मेरे पिता को मारने के लिए उस तुर्क सलोजो ने तुम्हें कितना पैसा दिया है? कैप्टन ने बिना कोई जवाब दिए एक भारी भरकम घूंसा माइकल के जबड़े पर दे मारा। माइकल को लगा जैसे उसकी खोपड़ी में कोई भयानक विस्फोट हुआ हो। उसका मुंह खून और टूटे हुए दांतों से भर गया। कैप्टन ने अपने आदमियों से कहा, इसने मेरे ऊपर हमला किया और फिसलकर गिर गया, समझ गए तुम सब? उसी समय 3 कारें वहां आकर रुकीं। एक में से क्लेमेंजो का वकील उतरा और उसने पुलिस कैप्टन से कहा, मेरे साथ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इनके पास हथियार रखने के लाइसेंस हैं। अगर आपने इन्हें गिरफ्तार किया तो आपको कल अदालत में पेशी देनी पड़ेगी। माइकल, क्या तुम इस चोट के खिलाफ रिपोर्ट करना चाहोगे? माइकल ने अपने अंदर गुस्से के ठंडे ज्वालामुखी को दबाते हुए कहा, मैं फिसल कर गिर पड़ा था। इतना कहकर वो बेहोश हो गया। उसे तुरंत उठाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया। सवेरे जब उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि उसके मुंह के अंदर बाईं ओर के 4 दांत टूट गए थे। उसके जबड़े को तार से बांध दिया गया था। हॉस्पिटल से लौटते हुए हेगन ने उसे पिछली रात की घटना के बारे में विस्तार से बताया। सनी का एक आदमी पुलिस में है, उसका नाम फिलिप्स है, और ये वही आदमी है जिसने कल रात तुम्हें पुलिस कैप्टन से बचाया था। पुलिस कैप्टन का नाम मैक क्लस्की है। हालांकि वो किसी के लिए भी भरोसे का आदमी नहीं हो सकता है, लेकिन शायद सलोजो ने उसे काफ़ी मोटी रकम देकर खरीद लिया है। इसीलिए उसने टेस्यो के सारे आदमियों को गिरफ्तार कर लिया और बाद में सरकारी सिपाहियों को ये कहकर वहाँ से हटा लिया कि उसे फ़ौरन उनकी ज़रूरत है। लेकिन अब हमने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की एक फ़र्म को किराए पर ले लिया है, इसलिए फ़िक्र की कोई बात नहीं है।
अच्छा, क्या मुझे चोट लगने की बात अखबारों में भी आ जाएगी? माइकल ने पूछा। नहीं माइकल, ना तो पुलिस ऐसा चाहती है और ना हम। वैसे आज कॉर्लियोन परिवार ने भी अपना अकाउंट खोल लिया है। सुबह 4 बजे ब्रूनो टटैलिया को मार दिया गया है। माइकल एकदम से उठकर बैठ गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। सुनो माइकल, कल की घटना के बाद सनी बहुत गुस्से में है। हमारे आदमी सारे न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में फैले हुए हैं। मैंने तो सनी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। अब तुम कहकर देख लेना, शायद तुम्हारी बात मान ले। मुझे लगता है कि ये सारा मामला अभी भी बिना किसी खून खराबे के निपटाया जा सकता है, हेगन ने कहा। और हाँ, वैसे अब सलोजो भी बातचीत करने के मूड में है। वो समझ गया है कि हम उतने कमज़ोर नहीं हैं जितना वो समझ बैठा था। और लूका वाली खबर भी सही निकली है। डॉन पर हमला होने से एक रात पहले ही उसे ब्रूनो के नाइट क्लब में मार डाला गया था। अगला अध्याय। लॉन्ग बीच पहुंचने पर वहां का माहौल देखकर माइकल समझ गया कि इस बार सनी को उसके इरादे से डिगा पाना नामुमकिन होगा। डॉन के ऑफिस में एक बार फिर से सनी, माइकल, हेगन, क्लीमेंजो और टेस्यो इकट्ठे बैठे थे। बैठने के बाद सनी ने हेगन से कहा, वो तुर्क अब हमसे मुलाकात करना चाहता है। उस कुत्ते के पिल्ले की हिम्मत तो देखो कि कल रात की घटना के बाद अभी भी मीटिंग की पेशकश कर रहा है। वो समझता है कि जैसा वो चाहेगा करता जाएगा और हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे। हेगन ने डरते डरते पूछा, तो तुमने उसे क्या जवाब दिया? सनी हंसा और बोला, मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, जब भी वो चाहे। साला अपने बिल से एक बार बाहर तो निकले। मैंने अपने आदमी चारों तरफ फैलाए हुए हैं। क्या उसने मीटिंग को लेकर कोई और शर्त भी रखी है सनी? हाँ, वो चाहता है कि उससे मिलने माइकल जाए। वो माइकल की हिफाजत की गारंटी ले रहा है। उसके आदमी माइकल को किसी गुप्त जगह पर ले जाएंगे और मीटिंग के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसका ऑफर इतना शानदार होगा कि हम ठुकरा नहीं पाएंगे। हेगन ने पूछा, और ब्रूनो के कत्ल के बाद टटैलिया परिवार की तरफ से कुछ हुआ है? हाँ, टटैलिया परिवार अब खुलकर सलोजो के साथ हो गया है, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि वो ब्रूनो का बदला नहीं लेंगे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने डॉन के साथ किया वो उसके बदले में ही मारा गया है। साले कमीने कहीं के। हमें उनकी बात सुननी तो चाहिए सनी, हेगन ने कहा। नहीं हेगन, बिल्कुल नहीं। सलोजो की मकारियां अब और नहीं चलेंगी। मुझे किसी भी कीमत पर सलोजो चाहिए, वरना हम गद्दों पर चले जाएंगे और फिर खुलकर जंग होगी। बाकी माफिया परिवार अगर जंग नहीं चाहते हैं तो वो भी सलोजो को मेरे हवाले कर दें। जंग टालने का अब बस यही एक रास्ता है। हेगन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सनी ने उसे रोक दिया। नहीं, अब मुझे और कोई सुझाव नहीं चाहिए। तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम इस लड़ाई को जीतने में हमारी मदद करो। हेगन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, फिलिप्स ने बताया है कि कैप्टन मैक क्लस्की ने वाकई सलोजो से एक मोटी रकम वसूली है, यहाँ तक कि वो अब उसका बॉडीगार्ड भी बन गया है। माइकल से मीटिंग के समय भी वो सादे कपड़ों में सलोजो के साथ रहेगा। उस हालत में सिर्फ सलोजो को मारना मुमकिन नहीं होगा। और याद रखना, आज तक न्यूयॉर्क में किसी भी पुलिस ऑफिसर को मारने के बाद कोई भी बच नहीं पाया है। अगर हमने ऐसा किया तो सारे अखबार, पुलिस, चर्च और यहाँ तक कि तुम्हारे पिता के राजनीतिक मित्र भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे। कॉर्लियोन परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा। ये सब भी तो सोच लो सनी। सनी ने लापरवाही से कहा, मैक क्लस्की हमेशा तो सलोजो के साथ नहीं रह सकता। हम इंतज़ार करेंगे। इतनी देर के बाद माइकल ने पहली बार मुंह खोला। टॉम, क्या अभी डॉन को हॉस्पिटल से घर नहीं लाया जा सकता? नामुमकिन, हेगन ने कहा। उनकी हालत बहुत ख़राब है। वो बच तो जाएंगे, लेकिन अभी उन्हें बहुत देखभाल की ज़रूरत है। हो सकता है उनका ऑपरेशन भी करना पड़े। माइकल ने कहा, तब तो हमें सलोजो का काम जल्दी ही तमाम करना पड़ेगा। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है और वो जानता है कि उसकी जीत तभी मुमकिन है जब वो डॉन को रास्ते से हटा दे। हालांकि वो ये भी जानता है कि अब उसका काम पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है। फिर भी वो डॉन को मारने की एक कोशिश और करेगा। उससे पहले ही हमें उसे ख़त्म करना होगा। सनी ने कहा, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो बच्चे, लेकिन उस पुलिस कैप्टन के बारे में क्या ख्याल है? माइकल बोला, कभी कभी बड़े और मुश्किल फैसले भी लेने पड़ते हैं। हमें मैक क्लस्की को भी ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए हमें पहले अखबारों में अपने आदमियों के ज़रिए सबूतों के साथ मैक क्लस्की के बारे में ऐसी बातें छपवानी होंगी कि लोगों को लगे कि मरने वाला एक ईमानदार पुलिस कैप्टन नहीं, बल्कि एक बेईमान और मक्कार आदमी था।
जो पैसे की खातिर माफिया से मिल गया था। ऐसा करने से उसकी मौत का लोगों पर वैसा असर नहीं पड़ेगा जैसा हम अभी सोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 2 दिन के बाद मीटिंग रखते हैं और उनसे ये कह दो कि ये मीटिंग किसी पब्लिक एरिया में होगी, ताकि मैं भी सुरक्षित रहूं और सलोजो को भी ये लगे कि पब्लिक प्लेस पर मैकक्लस्की की मौजूदगी में उसे कुछ नहीं होगा। मीटिंग से पहले वो मेरी तलाशी ज़रूर लेंगे, इसलिए कुछ ऐसा इंतज़ाम करना होगा कि मीटिंग के वक्त मुझे पिस्तौल मिल जाए, फिर मैं उन दोनों से निपट लूँगा। वे चारों पहले तो हैरत से माइकल को देखते रहे, फिर अचानक ही जैसे सनी को हंसी का दौरा पड़ गया। टेसियो और क्लेमेंजो भी उसके साथ हंसने लगे। हंसते हंसते सनी बोला, बच्चे, तुम तो इसे एकदम निजी मसला बनाए दे रहे हो, सिर्फ इसलिए कि एक पुलिस कैप्टन ने तुम्हें एक थप्पड़ मार दिया है। ये वो जंग का मैदान नहीं है प्यारे, जहां 1 मील दूर से किसी को मारने पर मेडल मिल जाते हैं। यहाँ तुम्हें ऐसे लोगों को मारना होगा जो तुम्हारे बाजू में बैठे होंगे। वो तीनों अभी भी लगातार हंसे जा रहे थे। माइकल उठकर खड़ा हो गया और जोर से दहाड़ा, बंद करो यूं हंसना। उसमें अचानक इतना भारी बदलाव आ गया था कि टेसियो और क्लेमेंजो की हंसी एकदम से बंद हो गई। उसको देखकर एक पल के लिए यूं लगा जैसे वहां माइकल नहीं, खुद डॉन खड़े हों। सनी की हंसी का दौरा भी रुक चुका था। माइकल ने करीब करीब फुफकारते हुए कहा, साले कुत्ते, तू समझता है मैं ये काम नहीं कर सकता? सनी बोला, मैं जानता हूं तुम ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हो। मैं तुम्हारी बात पर नहीं हंस रहा था। मुझे तो ये सोचकर हंसी आ गई थी कि कभी कभी हालात आदमी को किस तरह से बदल डालते हैं। सलोजो तुम्हें नर्म नर्म चारा समझकर बुला रहा है। मैकक्लस्की के घूंसे तक का तुमने जवाब नहीं दिया, इसलिए वो भी तुम्हें कमज़ोर समझ रहा होगा। तुमने परिवार के कारोबार से खुद को अलग रखा, इसलिए सभी लोग तुमको कमज़ोर समझते हैं। सिर्फ मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि माइकल हमारे परिवार में सबसे मजबूत है, सबसे टफ है, डॉन से भी ज़्यादा। इसीलिए मैं पिछले 3 दिन से इसी इंतज़ार में था कि कब तुम वर्ल्ड वॉर के हीरो वाले अपने किरदार को संभालोगे और फिर हम दोनों उन कमीनों का सफाया करेंगे। कौन जानता था कि एक ही घूंसे में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बस एक घूंसा। कैसा लगा था वो घूंसा साले, बता। कमरे में पसर गए तनाव में सनी की इन बातों से थोड़ी कमी आ गई। माइकल ने नरम पड़ते हुए कहा, मैंने जो कुछ कहा उसका घूंसे से कोई लेना देना नहीं है सनी, बल्कि हमें इस वक्त वही करना चाहिए जैसा मैंने अभी कहा है, और इस काम को अंजाम देने के लिए सबसे सही आदमी मैं हूँ। सनी ने माइकल को गले लगा लिया। तुम ठीक कहते हो मेरे भाई। हेगन, तुम्हारी क्या राय है? हेगन ने कहा, मैं माइकल की बातों से सहमत हूँ, खास करके इसलिए कि इस बात का पूरा खतरा है कि सलोजो डॉन को मारने की कोशिश फिर से करेगा, लेकिन ये काम माइकल को ही करना पड़ेगा। सनी बोला, क्यों, ये काम मैं भी तो कर सकता हूँ। हेगन ने जोर से नामे सिर हिलाया। सलोजो तुम्हें अपने से 1 मील दूर भी नहीं फटकने देगा, भले ही उसके साथ 10 पुलिस कप्तान क्यों ना हो। वैसे भी तुम इस समय सारा कामकाज देख रहे हो, इसलिए तुम्हारी जिंदगी को हम खतरे में नहीं डाल सकते। कुछ देर सोचने के बाद सनी ने कहा, ठीक है, तो ये काम माइकल ही करेगा। यूं तो इसकी बहुत सी वजहें हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उन लोगों को माइकल से इस बात की ज़रा भी उम्मीद नहीं होगी। क्लेमेंजो, तुम माइकल के लिए एक छोटी और सेफ पिस्तौल का इंतज़ाम करो और उसे निशाना लगाने की भी प्रैक्टिस करवा देना। और हाँ, पिस्तौल पर वो मसाला लगा देना जिससे उंगलियों के निशान नहीं पड़ते। अब सबसे पहले तो तुम लोग ये पता लगाओ कि सलोजो मीटिंग कहाँ रख रहा है। उसके बाद हम माइकल तक पिस्तौल पहुँचाने के बारे में सोचेंगे। और माइकल, काम हो जाने के बाद तुम पिस्तौल वहीं फेंक देना। हम तुम्हें बाकी हर तरह से तो बचा लेंगे, लेकिन अगर तुम पिस्तौल के साथ पकड़े गए तो तुम्हें बचा पाना असंभव होगा। काम पूरा होने के बाद तुम्हें लंबी छुट्टी के लिए कहीं दूर भेज दिया जाएगा। और हाँ, कहीं अपनी उस प्रेमिका को फ़ोन करके उसे ये सब कुछ बताने और गुड बाय कहने की गलती मत कर बैठना। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं खुद उसे वो सब कुछ बता दूंगा जो उसे जानना चाहिए। माइकल ने हाँ में सिर हिला दिया। भाग 11। काम पूरा हो जाने के बाद माइकल के तुरंत अमेरिका से बाहर निकल जाने के लिए जाली पासपोर्ट, आइडेंटिटी कार्ड और सिसिली तक जाने वाले समुद्री जहाज़ में बर्थ का इंतज़ाम हेगन को करना था। इटली के एक माफिया डॉन के पास अपना आदमी भेजकर वहां माइकल के छुपने का इंतज़ाम भी कर दिया गया था। सनी ने यह इंतज़ाम भी कर दिया था कि काम खत्म करके जब माइकल रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो टेसियो एक पुरानी लेकिन बढ़िया इंजन वाली कार लिए उसका इंतज़ार कर रहा होगा।
कार की नंबर प्लेट जाली होगी और बाद में कार को गायब कर दिया जाएगा। माइकल दिन भर क्लेमेंजो के साथ एक छोटे से .22 बोर के रिवॉल्वर से प्रैक्टिस करता रहा। 5 कदम की दूरी तक पिस्तौल का निशाना अचूक था। इसकी आवाज़ काफ़ी भयानक थी। ट्रेनिंग के दौरान क्लेमेंजो माइकल को समझाता रहा, काम होने के बाद पिस्तौल को धीरे से वहीं फेंक देना। सबकी नज़र चूंकि तुम्हारे चेहरे पर ही होगी, इसलिए वो समझेंगे कि पिस्तौल अभी भी तुम्हारे हाथ में है। मैंने इस पर ऐसा टेप लगा दिया है कि तुम्हारी उंगलियों के निशान इस पर नहीं आएंगे। अब ज़रा ये हैट पहनकर देखो, इसे पहनने से तुम्हें पहचानना मुश्किल होगा। माइकल ने पूछा, क्या सनी को पता चला कि सलोजो मुझे कहाँ ले जाने वाला है? क्लेमेंजो बोला, अभी नहीं। सलोजो बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, बिचौलिया हमारी कस्टडी में रहेगा। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो हम उसे मार डालेंगे। लेकिन वो अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहा है? माइकल ने पूछा। क्योंकि इसके लिए उसे पैसा मिल रहा है। फिर क्योंकि वो सारे माफिया परिवारों के लिए काम का आदमी है, इसलिए सलोजो तुम्हें मारकर उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता, वरना सारे परिवार उसके खिलाफ एकजुट हो जाएंगे। अगर तुम्हारा बाल भी बांका हुआ तो हम खुली जंग छेड़ देंगे। जब ये लोग डॉन के घर पहुंचे तो सनी ने उसे बताया कि सलोजो बेहद चालाकी से काम ले रहा है। ये पता चला है कि रात 8 बजे वो और मैक क्लस्की माइकल को जैक डैम्सी की बार के सामने से पिक करेंगे और फिर किसी गुप्त जगह चले जाएंगे। वहाँ पर वो माइकल से इटालियन भाषा में बात करेगा, जिससे मैक क्लस्की कुछ समझ ना सके। अब थोड़ी देर तक पांचों इस बात पर विचार करते रहे कि मुलाकात की जगह का पता किस तरह से लगाया जाए। आखिर में हेगन के कहने पर सनी ने पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद अपने आदमी फिलिप्स को फ़ोन किया। बात करने के बाद उसने बताया, कैप्टन मैक क्लस्की को कहीं भी जाने से पहले बताकर जाना होता है कि वो कहाँ मिलेगा, और उसने बताया है कि आज रात 8 से 10 के बीच वो ब्रॉन्स के लूना अज्योर रेस्तरां में रहेगा। इस जगह के बारे में क्या तुम में से किसी को कुछ पता है? टेस्यो बोला, मैं जानता हूँ, हमारे लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। वहाँ हर आदमी अपने काम से काम रखता है। तो माइकल, तुम अपना काम करके बाहर आ जाना और बाएं मुड़ जाना। तुम्हें देखते ही मैं कार लेकर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। अगर तुम्हें किसी तरह का कोई खतरा लगे तो तुम अंदर से ही चिल्ला देना। मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। और क्लेमेंजो, वहाँ पिस्तौल पहुँचाने का जल्दी इंतज़ाम करो। वहाँ के टॉयलेट में दीवार और पानी की टंकी के बीच थोड़ी सी खाली जगह है। वहाँ टेप से पिस्तौल को चिपका कर छिपाया जा सकता है। और सुनो माइकल, तुम्हारी तलाशी के बाद वो तुम्हारी तरफ से थोड़े निश्चिंत हो जाएंगे। वहाँ बैठने के थोड़ी देर बाद इजाज़त लेकर उठ जाना, लेकिन टॉयलेट से लौटने के बाद समय बिल्कुल बर्बाद मत करना। दोनों की खोपड़ियों में 2-2 गोलियां उतार देना और फिर जितनी तेज़ी से हो सके बाहर भाग निकलना। सनी ने कहा, तो ठीक है, सब तय हो गया। अब सब लोग अपने अपने काम पर जुट जाओ। फिर वो माइकल के पास जाकर उससे हाथ मिलाते हुए बोला, वक्त आने पर मैं माँ और तुम्हारी प्रेमिका को खबर कर दूंगा, चिंता मत करना। मुझे अमेरिका वापस आने में करीब कितना वक्त लगेगा सनी? कम से कम 1 साल। वैसे अगर तुम घबरा रहे हो माइकल, तो हम अभी भी तुम्हारी जगह किसी और को भेज सकते हैं। माइकल के चेहरे पर एक बार फिर उसी गुस्से की परछाई आ गई, जिससे वो एकदम डॉन की तरह दिखने लगता था। वो बोला, ये बात हम सभी जानते हैं कि सलोजो का जिंदा रहना पापा के लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी खतरनाक है। तो आज मैं उसे मार कर ही लौटूंगा। अगला अध्याय। 8 बजने में 20 मिनट बाकी थे। माइकल कॉर्लियोन जैक डैम्सी रेस्टोरेंट के सामने खड़ा था। 8 बजे एक लंबी काली कार आकर उसके सामने रुकी। ड्राइवर ने कार का अगला दरवाज़ा खोला और माइकल बिना किसी हिचकिचाहट के गाड़ी में जा बैठा। सलोजो और मैक क्लस्की पिछली सीट पर बैठे थे। सलोजो ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो माइकल, मुझे खुशी है कि तुम आ गए। मुझे उम्मीद है आज हम सारा मामला निपटा लेंगे। मैं नहीं चाहता था कि जो कुछ हुआ वो होता। माइकल ने शांत स्वर में कहा, मैं भी यही चाहता हूँ कि सब कुछ शांति के साथ हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे पिता को और परेशानी उठानी पड़े। उन्हें अब कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी माइकल। बस आज ज़रा खुले दिमाग से बातचीत करना तुम। मुझे उम्मीद है कि तुम सनी की तरह गर्म दिमाग के नहीं होंगे। उस आदमी से तो बात करना भी मुश्किल है। मैक क्लस्की बोला, ये भला लड़का है। उस रात जो हुआ माइकल, उसका मुझे दुख है। असल में मैं अब काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ। दिन भर के काम के बाद थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। इतना कहते कहते उसने माइकल की अच्छी तरह से तलाशी ले डाली। कार इस तरह से चल रही थी जैसे उन्हें किसी के पीछा करने का डर ही ना हो। लेकिन तभी कार जॉर्ज वॉशिंगटन पुल की तरफ बढ़ गई। यानी चालाक सलोजो ने
आखिरी पल में मीटिंग की जगह न्यूयॉर्क से बदलकर न्यू जर्सी में कर दी थी, या फिर सनी को खबर ही गलत मिली थी, या फिर ये भी हो सकता था कि उन लोगों का इरादा माइकल को जान से मार देने का था। लेकिन जब वे न्यूयॉर्क से लगभग निकल ही चुके थे, ड्राइवर ने गाड़ी को बिल्कुल अचानक ही वापस न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ लिया, और ठीक उसी समय सलोजो और मैकक्लस्की ने पलटकर देखा कि क्या कोई और गाड़ी भी इस तरह अचानक वापसी के लिए मुड़ी है। ये तय कर लेने के बाद कि उनका पीछा नहीं किया जा रहा है, वे एक बार फिर न्यूयॉर्क की तरफ चल दिए। ब्रॉन्स पहुंचकर कार एक रेस्टोरेंट के सामने रुक गई। तीनों अंदर जाकर एक गोल मेज के गिर्द बैठ गए। उस समय वहां केवल 2 आदमी और थे। एक वेटर उनकी टेबल पर शराब की बोतल और 3 ग्लास रख गया। सलोजो ने चापलूसी भरे अंदाज में मैकक्लस्की से कहा, मैं माइकल से इटालियन भाषा में बात करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैं अपनी ज़बान में ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी बात समझा सकूँगा। ठीक है, आप अपनी बातें करते रहिए, मैं खाने में बिजी रहूँगा, मैकक्लस्की ने कहा। अब सलोजो ने माइकल से कहा, मेरा प्रस्ताव शांति और समझौते का है। तुम्हारे पिता की हालत बेहतर होने तक हमारे सारे मतभेद खत्म हो जाने चाहिए। न्यूयॉर्क के सारे माफिया परिवार मेरे साथ हैं। टटेलिया परिवार मेरा पार्टनर है। मेरे ही कहने पर उन्होंने ब्रूनो की मौत पर कोई हो हल्ला नहीं किया। मेरा मानना है कि हमें समझौता कर लेना चाहिए। इसी बीच मैं अपना नया कारोबार भी शुरू करना चाहता हूँ। इसमें मुझे तुम्हारे परिवार की मदद अब नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस में कोई दखलंदाजी ना की जाए। ये मेरा ऑफर है, तुम इस पर क्या कहते हो? माइकल बोला, मुझे ज़रा खोल कर बताओ कि तुम्हारा धंधा कैसे चलेगा, मेरे परिवार का उसमें क्या रोल होगा और हमें उससे क्या फ़ायदा होगा। तो तुम सारी बातें विस्तार से जानना चाहते हो? सलोजो ने पूछा। हाँ, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मुझे इस बात की गारंटी दी जाए कि मेरे पिता की जान को अब कोई खतरा नहीं है। सलोजो बोला, तुम्हें कैसी गारंटी चाहिए? मैं तो पहले ही नाकाम हो चुका हूँ। तुम मुझे जितना शातिर समझते हो उतना मैं हूँ नहीं मेरे दोस्त। तभी माइकल ऐसा मुंह बनाने लगा जैसे उसे कोई परेशानी हो रही हो। सलोजो ने तीखी आवाज़ में पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? अरे वो अभी शराब पी थी ना, तो ज़रा बाथरूम जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ? सलोजो ने एक बार फिर से उसकी अच्छी तरह से तलाशी ली और फिर उसे जाने दिया। माइकल उठकर बाथरूम गया और वहाँ से उसने पानी की टंकी के पीछे हाथ डालकर पिस्तौल निकाल लिया। उसे अपनी पैंट में खोंसकर उसने जैकेट के बटन बंद कर लिए। फिर उसने रुमाल से बाथरूम में अपनी उंगलियों के निशान साफ किए और बाहर आ गया। सलोजो बहुत संभल कर बैठा हुआ दरवाजे को ही घूर रहा था। माइकल ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं आराम से बात कर सकूंगा। कैप्टन मैकक्लस्की खाना खाने में बिजी था। सामने वाला आदमी भी अब आराम से बैठ गया था। हालांकि क्लीमेंजो ने माइकल से कहा था कि बाथरूम से निकलते ही वो दोनों को उड़ा दे, लेकिन वो पहले उनकी सतर्कता को थोड़ा ढीला करना चाहता था। सलोजो उसकी तरफ झुककर धीमी आवाज़ में बात करने लगा, लेकिन माइकल उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। उसने टेबल के नीचे हाथ ले जाकर धीरे से पहले अपनी जैकेट खोली और फिर पिस्तौल को मजबूती से पकड़ लिया। उसी समय वहाँ वेटर आ गया और जैसे ही वेटर सलोजो की तरफ घूमा, माइकल ने बाएं हाथ से टेबल को एक तरफ खिसकाया और ठीक सलोजो की आंख और कान के बीच पहली गोली चलाई। एक ही शॉट काफ़ी था, वो वहीं ढेर हो गया। मैक ने गुस्से और हैरत से माइकल को देखा कि एक पुलिस ऑफिसर के सामने किसी का खून करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन अगले ही पल एक गोली पहले उसकी गर्दन में और फिर एक और उसकी आश्चर्य करती खोपड़ी में उतर गई। खून के छींटे वेटर पर भी पड़े और वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। माइकल ने दीवार के पास बैठे आदमी पर एक नज़र डाली, लेकिन वो ऐसे बैठा था जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। माइकल को पिस्तौल ज़मीन पर डालते हुए भी किसी ने नहीं देखा। वो आराम से चलता हुआ बाहर आया, जहाँ टेस्यो कार में उसका इंतज़ार कर रहा था। क्या सलोजो का काम हो गया? टेस्यो ने पूछा। दोनों का हो गया, माइकल ने कहा। मैंने उनके भेजे बाहर निकाल दिए हैं। कार में ही कपड़े बदल कर बस 20 मिनट के बाद माइकल सिसली जाने वाले पानी के जहाज़ में अपने केबिन में बैठा न्यूयॉर्क की रोशनियों को देख रहा था। उसे सुकून था कि वो इस शहर में आने वाले तूफान से दूर जा रहा है। अगले ही दिन से पुलिस ने शहर में चलने वाले जुआ घर, चकला घर आदि सभी गैरकानूनी कामों के अड्डों को तब तक के लिए बंद कर दिया जब तक कि मैकक्लस्की का कातिल पकड़ा नहीं जाता। उसी दिन न्यूयॉर्क के दूसरे माफिया परिवारों ने कॉर्लियोन परिवार से पूछा कि क्या वे कातिल को उन्हें सौंपने को तैयार हैं। कॉर्लियोन परिवार ने कहा कि इस कत्ल का उनके परिवार से कोई सरोकार नहीं है।
उसी रात कॉर्लियोन परिवार के घरों के बाहर किसी ने बम विस्फोट किए और उसी रात को कॉर्लियोन परिवार के 2 आदमी मार दिए गए और इस तरह सन 1946 की 5 माफिया परिवारों के बीच भयानक खूनी जंग शुरू हो गई। भाग 12। जॉनी फॉन्टेन बड़े ही आलीशान घर में अपने शीशे के बने कमरे में अकेला बैठा था। वो इस समय बहुत ही बेचैन था। उसको अंदर ही अंदर ये एहसास खाए जा रहा था कि अब वो अपनी सुरीली आवाज़ खो चुका है। इस समय उसे मन की शांति की बहुत बुरी तरह से तलाश थी। कुछ सोचकर उसने अपनी पहली बीवी वर्जीनिया को फ़ोन किया। हेलो जिनी, क्या आज रात मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास आ सकता हूँ? बच्चों से मिलने का बहुत मन हो रहा है। उसकी बीवी ने जवाब दिया, बच्चे तो सो चुके हैं, लेकिन अगर तुम आना चाहते हो तो आ जाओ। जब वो बेवर्ली हिल्स वाले अपने पुराने घर में पहुंचा तो वर्जीनिया दरवाजे पर ही उसका इंतज़ार कर रही थी। वो अंदर गया और टाई और कोट उतारकर एक सोफे पर पसर गया। जिनी ने उसके लिए कॉफ़ी बनाई। फिर थोड़ी देर तक दोनों बात करते रहे। जॉनी ने वर्जीनिया से ये भी कहा कि वो अभी भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है और अपनी गाने की क्षमता खो देने के बारे में भी उसे बताया। तभी जिनी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नई फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी? हाँ जिनी, और हो सकता है इस बार मुझे अकेडमी अवार्ड भी मिल जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं बिना गाना गाए भी एक बार फिर से टॉप पर पहुंच जाऊंगा। फिर शायद मैं तुम्हें और बच्चों को और ज़्यादा पैसे भी दे सकूंगा। हमें और पैसा नहीं चाहिए, हमारे पास जो है वो काफ़ी है जॉनी। जॉनी ने बड़े ही उम्मीद भरे स्वर में कहा, जिनी, मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों के साथ और ज़्यादा समय गुजारूँ। क्या ये मुमकिन होगा कि मैं हर शुक्रवार की शाम बच्चों और तुम्हारे साथ बिताऊँ? मैं कसम खाता हूँ कि अगर तुम हाँ कह दोगी तो फिर चाहे मैं जहाँ भी जितनी भी दूर हूँ, हर शुक्रवार की शाम को ज़रूर यहाँ पहुँच जाया करूँगा। जिनी ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुमसे अलग होने के बाद इसीलिए शादी नहीं की क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम ही बच्चों के बाप बने रहो। तुम उनसे मिलने के लिए जब चाहो आ सकते हो। अरे हाँ, याद आया जॉनी, तुम्हारे गॉडफादर का फ़ोन आया था। जॉनी हैरत में पड़ गया। लेकिन वो तो कभी भी किसी से फ़ोन पर बात नहीं करते। उन्होंने तुमसे क्या कहा? वो मुझसे तुम्हारी मदद करने को कह रहे थे। उनके बात करने के ढंग से मुझे लगा कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन लोग तो उनके बारे में कैसी अजीब भयानक सी बातें करते हैं। उसी समय किचन के फ़ोन की घंटी बजी। जीनी ने फ़ोन सुना और आकर जॉनी से कहा, तुम्हारे लिए फ़ोन है। वो काफ़ी हैरान दिखाई दे रही थी। ये टॉम हेगन का फ़ोन था। उसने कहा, देखो जॉनी, तुम्हारी फ़िल्म तो पूरी हो गई है। गॉडफादर ने तुम्हारी मदद के लिए कुछ प्लान बनाए हैं जिनके बारे में बात करने के लिए मैं कल सुबह की फ़्लाइट से लॉस एंजलिस आ रहा हूँ। क्या तुम मुझे मिल पाओगे? और फिक्र मत करो, मुझे कल ही वापस जाना है तो तुम्हारी रात ख़राब नहीं होगी। जॉनी ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर टॉम। तो ठीक है जॉनी, मुझे एयरपोर्ट पर मिलना, लेकिन तुम कार में ही रहना। मुझे लेने अपने ड्राइवर को भेज देना। ठीक है टॉम, जैसा तुम चाहो। वापस आकर जब उसने जिनी को ये बात बताई तो उसने उसे उस रात वहीं रुक जाने के लिए कहा, क्योंकि एयरपोर्ट वहाँ से काफ़ी नज़दीक था। जॉनी वहीं रुक गया और अगली सुबह एयरपोर्ट से हेगन को लेकर अपने घर चला गया। हेगन ने उससे कहा, गॉडफादर ने मुझे यहाँ कुछ खास मुद्दों पर बात करने के लिए भेजा है। जॉनी बोला, फिल्म पूरी हो चुकी है और अब सब कुछ इस बात पर टिका है कि लोग मुझे इस रोल में पसंद करते हैं या नहीं। हेगन ने पूछा, क्या अकेडमी अवार्ड जीतना वाकई बहुत मायने रखता है या फिर ये सिर्फ एक पब्लिसिटी का स्टंट है? अरे नहीं टॉम, ये कोई छोटी मोटी टुच्ची मुच्ची चीज़ नहीं है। अकेडमी अवार्ड एक एक्टर की ज़िंदगी को संवार देता है। लोग उसकी वजह से फिल्म देखने आते हैं। एक्टर को अपनी पसंद के रोल मिलने लगते हैं। इसीलिए मैं भी अकेडमी अवार्ड पाने की उम्मीद लगाए बैठा हूँ। ओह, लेकिन जॉनी, हालात को देखते हुए गॉडफादर का कहना है कि तुम्हें अकेडमी अवार्ड नहीं मिल सकेगा। जॉनी एकदम से उखड़ गया। क्या बकते हो हेगन? तुम 3000 मील दूर से ये बकवास सुनाने के लिए यहाँ आए हो? देखो जॉनी, मुझे फिल्मों के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने तो सिर्फ डॉन की बात दोहराई है। वो तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हैं, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं और तुम्हारी सारी परेशानियाँ हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम एक्टिंग और सिंगिंग में ही ना उलझे रहकर अपने लिए कुछ और भी सोचो। जॉनी ने कहा, अगर मैं अकेडमी अवार्ड नहीं जीत पाया तो मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं रह जाऊंगा। मैं जानता हूं कि गॉडफादर कभी गलत नहीं कहते, लेकिन फिर भी उनको ये कैसे पता चला कि मैं अवार्ड नहीं जीत सकूंगा? जैक वॉल्ट्स तुम्हारे खिलाफ बहुत तगड़ी साजिश कर रहा है।
जो लोग अकेडमी अवार्ड के लिए वोट देते हैं वो उन लोगों के सामने रिश्वत, चापलूसी, नौकरी, लड़की, हर चीज चारे की तरह डाल रहा है। ओह, तब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता, जॉनी दुखी होते हुए बोला। हेगन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, देखो जॉनी, तुम घबराओ मत। डॉन का कहना है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और वॉल्ट्स की सारी चालों को नाकाम कर देंगे, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि अब तुम खुद प्रोड्यूसर बन जाओ। जॉनी ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। प्रोड्यूसर बनने की काबिलियत तो मुझ में है, लेकिन इतना पैसा कहाँ है मेरे पास? हेगन ने उसकी बात पर ध्यान दिए बिना कहा, डॉन का कहना है कि चाहे जो भी हो जाए अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा, और ये अवार्ड मिलते ही तुम कम से कम 3 से 5 फिल्में बनाने का प्लान बना लो। उनके लिए हॉलीवुड के सबसे अच्छे डायरेक्टर, एक्टर्स और दूसरे लोगों को चुनो। जॉनी चिल्लाया, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इतनी फिल्मों पर कम से कम 2 करोड़ का खर्चा आएगा। ठीक है, जब तुम्हारा सारा प्लान तैयार हो जाए तो मुझसे बात कर लेना। मैं कैलिफोर्निया के एक बैंक से तुम्हें लोन दिलवा दूंगा, हेगन ने कहा। जॉनी थोड़ी देर कुछ सोचता रहा, फिर बोला, और कुछ कहना है तुम्हें? हेगन मुस्कुराकर बोला, तुम शायद ये जानना चाहते हो कि डॉन के इस एहसान के बदले तुम्हें क्या करना होगा, लेकिन डॉन तुमसे कभी कोई ऐसा काम नहीं कराएंगे जो तुम नहीं कर सकते। जॉनी बोला, लेकिन डॉन अपने काम के लिए खुद मुझसे कहेंगे, मैं तुम्हारी या सनी की बात पर यकीन नहीं करूंगा। ये सुनकर हेगन जॉनी की समझदारी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। इस आदमी में जरूर कोई बात थी जो डॉन इसको इतना चाहते थे। उसने कहा, तुम्हारे गॉडफादर ने मुझसे और सनी से सख्ती से कह रखा है कि तुम्हें किसी ऐसे काम में नहीं फंसाया जाए जिससे तुम्हारे नाम पर आँच आए। अब क्या तुम मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ सकते हो? हाँ ज़रूर हेगन, गॉडफादर को मेरा शुक्रिया कहना। मैं खुद भी फ़ोन करके उनका शुक्रिया अदा करूँगा। वैसे क्या वजह है कि वो फ़ोन पर कभी खुद नहीं आते? उनका कहना है जॉनी कि उनकी बातों को रिकॉर्ड करके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर कुछ का कुछ बनाया जा सकता है, इसलिए वो फ़ोन पर कम ही लोगों से बात करते हैं। इसके बाद दोनों एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। जॉनी ने हेगन को एयरपोर्ट पर छोड़ा और वहाँ से सीधा जिनी के मकान पर पहुँच गया। पूरे रास्ते भर वो यही सोचता आया था कि अगर वो वाकई प्रोड्यूसर बन गया तो किसी हद तक शाही जिंदगी जी सकेगा, लेकिन जिनी को पूरी बात बताने की बजाय उसने संक्षेप में ही बताया। जिनी काफ़ी खुश थी। वो उसके लिए कमरे में ही केक और कॉफ़ी ले आई और साथ ही सिगरेट भी। थोड़ा खाने पीने के बाद जॉनी ने उससे कहा कि वो अपने आने वाले दिनों के लिए कुछ काम करना चाहता है और उसे कुछ ज़रूरी फ़ोन भी करने हैं। जिनी उसे अकेला छोड़कर चली गई। जॉनी का दिमाग बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था। उसने फ़ौरन ही फ़ोन मिलाने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने अपनी हाल ही में पूरी हुई फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर को फ़ोन किया। ये व्यक्ति जॉनी का हम उम्र था और काफ़ी मेहनत के बाद ही नाम कमा पाया था। शुरू में हॉलीवुड ने उसे बुरी तरह से दुत्कारा था। जॉनी ने पहले तो उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने फिल्म में उसके लिए इतना अच्छा रोल लिखा था। फिर उसने पूछा, आपकी अगली कहानी कैसी चल रही है? मैं उस कहानी को पढ़ना चाहता हूँ। पूरी हो जाने पर हो सके तो एक कॉपी मुझे भी भेज दीजिएगा। हो सकता है मैं उसके लिए आपको जैक वॉल्ट्स से भी ज़्यादा पैसा दिला सकूं। फिर जॉनी ने फिल्म के डायरेक्टर और कैमरामैन को फ़ोन किया। उनको भी पहले धन्यवाद दिया कि जैक वॉल्ट्स के विरोध करने के बावजूद उन्होंने जॉनी को फिल्म में पूरा सहयोग दिया। फिर उसने उनसे कहा कि वो किसी भी तरह कभी उनके काम आ सकता हो तो वे बस उसको एक बार फ़ोन कर लें। आखिरी और सबसे मुश्किल फ़ोन उसने जैक वॉल्ट्स को किया। उसने वॉल्ट्स का भी शुक्रिया अदा किया और उससे कहा कि आगे भी उसके लिए काम करके उसे बहुत खुशी होगी। ये फ़ोन उसने सिर्फ जैक को हैरत में डालने के लिए किया था। वो सोच रहा था कि आने वाले दिनों में जब वॉल्ट्स को पता चलेगा कि जॉनी खुद प्रोड्यूसर बन रहा है तो वो झुंझलाहट में शायद अपने सिर के बाल ही नोच डालेगा। जॉनी के पास ही शराब की बोतल भी रखी थी, लेकिन हेगन से हुई अपनी हाल की मुलाकात में उसने हेगन को वचन दिया था कि वो अब शराब नहीं पिएगा क्योंकि वो उसके गले के लिए अच्छी नहीं है, और इसीलिए उसने शराब की उस बोतल को आज हाथ भी नहीं लगाया। कुछ देर तक वो बैठा बैठा अपने बीते दिनों के बारे में सोचता रहा। इस कड़ी में पहली याद थी नीनो वेलेंती की, और अचानक उसके दिमाग में आया कि गॉडफादर को खुश करने का यही मौका है। उसने फ़ौरन ही सनी कॉर्लियोन को फ़ोन करके नीनो का नंबर लिया और उसको फ़ोन मिलाया। दुआ सलाम के बाद बिना किसी लाग लपेट के उसने पूछा, नीनो, तुम यहाँ आकर मेरे लिए काम करना चाहोगे?
जॉनी, मेरा ट्रक चलाने का काम अच्छा खासा चल रहा है। रास्ते में औरतें भी मिल जाती हैं। $150 हफ्ते का मिल जाता है। वैसे तुम क्या दोगे? नीनो की आवाज़ हमेशा की तरह शराब में डूबी थी। जॉनी ने बड़े ही आराम से कहा, $500 दूंगा, और जवान खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं होगी। तुम कल ही न्यूयॉर्क में मेरे एजेंट से मिल लो। जॉनी, क्यों मजाक कर रहा है यार? नीनो की आवाज़ में अविश्वास था। नहीं नीनो, ये मजाक नहीं है। मेरा एजेंट कल तुम्हें हवाई जहाज़ का टिकट और कुछ पैसा देगा। एयरपोर्ट पर तुम्हें लेने मेरा आदमी पहुंच जाएगा और तुम्हें घर ले आएगा। कुछ देर की खामोशी के बाद नीनो ने दबी आवाज़ में कहा, ठीक है जॉनी, मैं पहुंच जाऊंगा। उसका सारा नशा जैसे काफूर हो गया था। भाग 13। जॉनी फॉन्टेन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठा था। वहाँ कई दूसरे संगीतकार भी थे। संगीत निर्देशक एडी नील्स काफ़ी बिजी होने के बावजूद सिर्फ जॉनी की दोस्ती के कारण ही वहाँ आया था। बाकी सब लोग भी जॉनी के नए पुराने दोस्त थे। एक कोने में बैठा नीनो वैलेंती पियानो के सुरों को छेड़ रहा था। वो कुछ नर्वस सा था और हमेशा की तरह नशे में धुत भी। जॉनी फॉन्टेन ये रिकॉर्ड नीनो के लिए ही तैयार करवा रहा था, क्योंकि वो किसी तरह अपने गॉडफादर को खुश करना चाहता था। साथ ही उसे ये भी उम्मीद थी कि रिकॉर्ड की भारी बिक्री होगी। जॉनी ने नीनो पर एक नज़र डाली। उसे नर्वस देखकर वो उसके पास गया और बोला, आज एकदम बढ़िया गाना मेरे दोस्त। रिकॉर्डिंग के बाद मैं तुम्हें हॉलीवुड की एक बहुत ही अच्छी सी लड़की से मिलवाऊंगा। उसी समय ऑर्केस्ट्रा की धुन बजने लगी। जॉनी को इस बात का सुकून था कि ज़्यादा गाने तो नीनो को ही गाने थे। उसे तो बस कुछ एक गानों में नीनो का साथ भर देना था। वो खास तौर पर अपने आप को उस आखिरी ड्यूएट के लिए बचाकर रखना चाहता था जो उसने और नीनो ने मिलकर कोनी की शादी में गाया था। जॉनी ने नीनो को सहारा देकर खड़ा किया और फिर दोनों ने हाथों में माइक थाम लिए। गाना शुरू करते ही नीनो की आवाज़ लड़खड़ा गई। दोबारा कोशिश करने पर फिर ऐसा ही हुआ। जॉनी ने कहा, क्या ओवरटाइम करना चाहते हो? क्या कर रहे हो? अरे जॉनी यार, मुझे अपने मैंडोलिन के बिना गाना बड़ा अजीब सा लग रहा है, नीनो बोला। जॉनी ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, अच्छा तुम ऐसा करो, अपने हाथ में जाम पकड़ लो और फिर गाओ। नीनो पीता रहा और गाता रहा। जॉनी भी उसका साथ देता रहा। आखिरी गाने में तो जैसे उसने अपना सारा हुनर ही भर दिया था। 4 घंटे की रिकॉर्डिंग के बाद एडी नील्स ने उससे कहा, तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे लगता है कि तुम एक और एल्बम तैयार कर सकते हो। अरे मजाक मत करो एडी, 2 घंटे बाद मेरी आवाज़ बात करने लायक भी नहीं रहेगी, जॉनी ने कहा। नील्स बोला, नीनो तो मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा निकला, लेकिन कल उसे थोड़ी देर के लिए स्टूडियो आना पड़ेगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, जॉनी ने कहा और वो नीनो को साथ लेकर स्टूडियो से बाहर आ गया। दोनों जॉनी के घर आ गए और नहा धोकर नीनो सो गया। जब नीनो जागा तो जॉनी ने उसे बताया, आज रात 11 बजे तुम्हें हॉलीवुड फिल्म स्टार्स की एक पार्टी में जाना है। वहाँ पर तुम्हें हॉलीवुड की वो सारी हीरोइनें मिलेंगी जिनको अब तक तुमने बस सिनेमा के पर्दे पर ही देखा होगा। वे लोग उस लोनली हार्ट्स क्लब की पार्टी में सिर्फ अपना अकेलापन दूर करने और रात का हमराही ढूंढने आती हैं। जानते हो क्यों? सिर्फ इसलिए कि वे अब थोड़ी बूढ़ी दिखने लगी हैं और वो ये काम अभी भी शान के साथ करना चाहती हैं। वो तो ठीक है जॉनी, लेकिन तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? नीनो ने पूछा। मैं जब भी गाता हूँ मेरी आवाज़ थोड़ी देर बाद ऐसी ही हो जाती है, जॉनी लगभग फुसफुसाकर बोल रहा था। क्या वाकई आज रात मैं डायना और लेसी जैसी हीरोइनों से मिलूंगा? नीनो ने बेसब्री से पूछा। हाँ हाँ मिलोगे, लेकिन इतने बेसब्र क्यों हो रहे हो मेरे भाई, थोड़ा सब्र करो, जॉनी हंसकर बोला। अगला अध्याय। लोनली हार्ट्स क्लब जैक वॉल्ट्स के दिमाग की उपज थी। ये पार्टी वॉल्ट्स इंटरनेशनल फिल्म कॉरपोरेशन के प्रेस एजेंट रे मैकएलोरी के मकान पर हुआ करती थी, क्योंकि अक्सर इस किस्म की पार्टियों में काफ़ी हंगामा और उधम हो जाया करता था। पुलिस को टालने के लिए मैकएलोरी जैसे आदमी का वहाँ होना ज़रूरी था। ये पार्टियाँ नए एक्टर्स के लिए कभी कभी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती थीं। किसी बड़ी हीरोइन के बेडरूम से होते हुए वो अक्सर बड़ी फिल्में हथिया लेते थे। हर शुक्रवार की रात को ये पार्टी होती थी। पार्टी का बहाना आमतौर पर किसी नई फिल्म का प्रीमियर शो हुआ करता था। नई हीरोइनों को यहाँ आने के लिए ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता था। ठीक 11 बजे जॉनी और नीनो जब वहाँ पहुँचे तो रे मैकएलोरी जॉनी को देखकर बोला, अरे जॉनी तुम और यहाँ? जॉनी ने उसे हाथ मिलाते हुए कहा, मैं अपने दोस्त को यहाँ घुमाने लाया हूँ, नीनो से मिलिए। मैकएलोरी ने तारीफ भरी नज़रों से नीनो को देखते हुए कहा, वो लोग तो इसे कच्चा चबा जाएंगी। नीनो ने वहाँ उन हीरोइनों को देखा जिनको वो बचपन में फिल्मों में
और फिर अपने सपनों में देखा करता था। लेकिन अब वे सारी की सारी ढल चुकी थीं और उनमें कोई खास आकर्षण बाकी नहीं रह गया था। जॉनी और नीनो दोनों ड्रिंक करने लगे। तभी पीछे से नीनो की फेवरेट हीरोइन डायना डेन की आवाज़ सुनाई दी। अरे जॉनी साले, उस दिन तू तो भाग ही गया, फिर वापस क्यों नहीं आया? जॉनी हंसा और बोला, मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ आया हूँ। मेरे दोस्त नीनो से मिलो, शायद ये तुम्हारे काम आ सके। डायना मुस्कुराई और नीनो को हाथ पकड़कर अपने साथ उस थिएटर में ले गई जहाँ फिल्म शुरू होने वाली थी। हालांकि डायना डेन नीनो की फेवरेट हीरोइन थी और वो न जाने कब से उससे मिलने के लिए बेताब था, लेकिन आज यहाँ उससे मिलने के बाद उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई पुरुष वेश्या हो। फिल्म खत्म होने के बाद जॉनी उसके पास आया। उसने पूछा, कैसा गुजरा तुम्हारा समय? क्या उसने तुम्हें घर पर बुलाया है? नहीं, मैं फिल्म देखने में ज़्यादा बिजी हो गया था, नीनो ने कहा। अरे क्या यार, तुम भी, पता है वो तुम्हारे कितने काम आ सकती थी। और तुम्हें हुआ क्या है? एक समय तो ऐसा था जब तुम बदसूरत औरतों को भी नहीं छोड़ते थे, तो अब क्या हुआ है? जॉनी ने थोड़ा नाराज़ी से कहा। बदसूरत ही सही, लेकिन वो औरतें तो होती थीं। नीनो ने नशे में होने की एक्टिंग करते हुए इतनी ज़ोर से कहा कि दूर खड़ी डायना भी सुन सके। जॉनी चिढ़ गया। तुम गंवार के गंवार ही रहोगे। हाँ, और मैं बदलना भी नहीं चाहता, नीनो मुस्कुराकर बोला। जॉनी ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारे साथ मैंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है और अब मैं तुम्हें अपनी फिल्म से निकाल भी नहीं सकता। क्या तुम इसीलिए मुझसे इस तरह से बातें कर रहे हो? तुम मुझे निकाल नहीं सकते? नीनो ने पूछा। नहीं तो गो टू हेल। जॉनी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि वो जो कुछ नीनो के लिए कर रहा है, नीनो शायद उससे अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। जॉनी ने उसका बाजू पकड़ा और उसे घर ले गया। अच्छा ठीक है नीनो, तुम सिर्फ मेरे लिए गाओ। मैं तुम्हारी आवाज़ से पैसे कमाना चाहता हूँ। मैं अपनी आवाज़ खो चुका हूँ, इसलिए तुम्हारी आवाज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। समझे मेरे दोस्त? नीनो ने उसे घुड़की देते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए गा सकता हूँ क्योंकि अब मेरी आवाज़ तुमसे अच्छी है, और वैसे भी मैं तो हमेशा से ही तुमसे अच्छा गाता था। ओहो, तो ये बात थी, जॉनी ने मन ही मन सोचा। और फिर वो बड़े ही प्यार से बोला, गो टू हेल। और फिर दोनों दोस्त अपने पुराने दिनों की तरह ठहाका मारकर हंस पड़े। अगला अध्याय। जब जॉनी फॉन्टेन को डॉन के गोली लगने के बारे में पता चला तो वो न सिर्फ अपने गॉडफादर की तबीयत के बारे में जानने को चिंतित हो गया, बल्कि ये भी सोचने लगा कि पता नहीं अब उसको अपनी फिल्में बनाने के लिए पैसा मिल भी पाएगा या नहीं। वो गॉडफादर से मिलना चाहता था, लेकिन सनी ने उसे आने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि इससे मीडिया द्वारा जॉनी का नाम बुरी तरह उछाला जाता, जो उसके लिए नुकसानदेह साबित होता, और ये बात गॉडफादर को सख्त नापसंद आती। 1 हफ्ते बाद हेगन ने अपना एक आदमी भेजकर उसको ये संदेश दिया कि फिल्म के लिए पैसा तो उसे अभी भी मिल जाएगा, लेकिन एक बार में एक ही फिल्म के लिए। जॉनी अपनी नई फिल्म का काम शुरू करने में जुट गया। कहानी लिखी जा चुकी थी और हीरो का कैरेक्टर नीनो पर बिल्कुल फिट बैठता था, लेकिन जॉनी को ये फिक्र अभी भी खाई जा रही थी कि गॉडफादर के हॉस्पिटल में पड़े रहने की वजह से जैक वॉल्ट्स उसे अकेडमी अवार्ड नहीं मिलने देगा। उसने अपनी फिल्म का काम तेज़ी से शुरू कर दिया। हालांकि उसे लगता था कि वो फिल्म बनाने के बारे में काफ़ी कुछ जानता है, लेकिन फिर भी उसने एक असिस्टेंट प्रोड्यूसर रख लिया था। कुछ दिनों बाद ही उसके कार्यकारी निर्माता ने उसे बताया कि मजदूरों की हड़ताल रोकने के लिए $50,000 खर्च करने पड़ेंगे। उसने मजदूर नेता बिली गॉफ को अपने पास बुलाया। मेरा तो ख्याल था कि मेरे दोस्तों ने इस बारे में तुमसे बात कर ली है। फिर क्या हुआ? जॉनी ने पूछा। बिली गॉफ बोला, अब हालात बदल चुके हैं मिस्टर जॉनी। तुम्हारे गॉडफादर खुद इस समय मुसीबत में हैं और अब उनका जोर यहाँ तक नहीं रहा है। जॉनी ने न्यूयॉर्क फ़ोन किया, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। हेगन ने उसे सख्ती से कह दिया, अगर तुमने उस कमीने बिली गॉफ को एक भी पैसा दिया तो डॉन बहुत नाराज़ होंगे। ये उनकी इज्जत का सवाल है। वो तो अभी किसी से बात करने की हालत में नहीं है, इसलिए मैं सनी से कहूँगा कि वो इस बारे में कुछ करे। अब तो जॉनी की परेशानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। एक बार को उसने सोचा कि वो चुपचाप बिली गॉफ को $50,000 दे ही दे, लेकिन फिर उसने कुछ दिन और इंतज़ार करने का फैसला किया। और मज़े की बात यह हुई कि इस बात के होने के बस 2 ही दिन बाद किसी ने बिली गॉफ को उसके घर में ही मार डाला, और इस तरह से जॉनी के $50,000 बच गए। इसके बाद मजदूर यूनियन की तरफ से जॉनी को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन वो इस घटना से अंदर तक हिल गया था। गॉडफादर के लंबे हाथों ने पहली बार
उसके इतने नज़दीकी किसी व्यक्ति को इस खौफनाक तरीके से नुकसान पहुंचाया था। फिर जैसे जैसे समय गुजरता गया वो अपनी फिल्म बनाने में बिजी होता गया। इस बीच उसकी और नीनो के गानों की एक एल्बम भी रिलीज हो गई। उनकी इस एल्बम को बहुत ही शोहरत और कामयाबी हासिल हुई। जॉनी जानता था कि इस एल्बम की कामयाबी का सेहरा नीनो को जाता था। वो अच्छी तरह समझ चुका था कि एक गायक की हैसियत से उसका खुद का कैरियर खत्म हो चुका था। फिर जब अकेडमी अवार्ड के उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी हुई तो उसमें जॉनी का नाम भी मौजूद था। वो जानता था कि गॉडफादर के बुरी तरह घायल होने और अभी तक हॉस्पिटल में होने की वजह से उसे ये अवार्ड मिलना लगभग नामुमकिन सा है, लेकिन उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उसका नाम कम से कम नॉमिनेशंस में तो आ गया था। जॉनी की ज़िंदगी में अब काफ़ी बदलाव और सुकून आ चुका था। उसने खुद को किसी हद तक सुधार लिया था। अब वो हफ्ते में एक रात नियम से अपनी पहली पत्नी जिनी और बच्चों के साथ गुजारने जाता था। इसी बीच उसे दूसरी बीवी से तलाक भी मिल चुका था और वो एक बार फिर से आज़ाद हो गया था। लेकिन अब वो नई नई लड़कियों के पीछे भागने की कोशिश भी नहीं करता था। उसकी रातें ज़्यादातर तन्हा गुजरती थीं। कभी कभी बस नीनो उसके पास आ जाता था और वे कुछ समय साथ गुजार लेते थे। आखिर वो रात भी आ पहुंची जब अकेडमी अवार्ड घोषित होने थे। जॉनी ने नीनो से अपने साथ चलने को कहा तो पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन फिर जॉनी के जोर देने पर उसने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन अवार्ड ना मिले तो दुखी मत होना। खूब शराब पीना और सारे गम भुला देना। दोनों समारोह में पहुंच गए। ये समारोह नीनो को काफ़ी बोरिंग लग रहा था। वो चाहता था कि घर जाकर बैठकर शराब पिए, लेकिन अपने दोस्त की खातिर उसे यहाँ आना पड़ा था। वो सोच रहा था कि जॉनी ने अपनी भूतपूर्व पत्नियों या प्रेमिकाओं में से किसी को अपने जीवन के इस खास पल में क्यों नहीं बुलाया। जब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए नाम की घोषणा होने की बारी आई और नाम पुकारा गया जॉनी फॉन्टेन, तो नीनो खुशी से उछल पड़ा और उसने अपने दोस्त को गले लगा लिया। लेकिन साथ ही उसे जॉनी के लिए दुख भी हो रहा था कि उसकी इतनी बड़ी सफलता के मौके पर उसके साथ उसकी खुशी बांटने वाला कोई उसका अपना मौजूद नहीं है। लेकिन वहाँ मौजूद सारी भीड़ मानो पगलाई जा रही थी, खास करके औरतें। वो जॉनी पर टूट पड़ने के लिए जैसे बेताब हो रही थीं। नीनो कुछ देर ये सब देखता रहा और जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो औरतों की भीड़ को चीरते हुए वो आगे गया और अपने दोस्त का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे हॉल से बाहर ले गया। कार में जॉनी को डालकर घर आते हुए नीनो सोच रहा था कि अगर यही कामयाबी है तो ऐसी कामयाबी और ऐसी शोहरत उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। भाग 14। अपनी 12 साल की कच्ची उम्र से ही डॉन कॉर्लियोन एक समझदार और जिम्मेदार मर्द बन गए थे। बचपन में उनका नाम वीटो एंडोलिनी था। वीटो नाम का ये युवक सिसिली के कॉर्लियोन नाम के गांव में रहता था। बचपन और जवानी के दिनों में ये किशोर छोटे कद, काले रंग और पतले दुबले शरीर का था। 12 साल की उम्र में ही जब कुछ लोग उसे मारने आए तो उसकी माँ ने किसी तरह उसे इटली से निकालकर अमेरिका भेज दिया। वहाँ पहुँचकर उसने अपने नाम में एंडोलिनी की जगह गांव का नाम कॉर्लियोन जोड़ लिया। अपनी मातृभूमि और उसकी मिट्टी से उसकी बेपनाह मोहब्बत का इससे बड़ा सबूत और भला क्या हो सकता था। 19वीं सदी के अंत तक माफिया इटली में सरकार से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। एक बार वीटो के पिता का एक देहाती से झगड़ा हो गया। वो देहाती माफिया डॉन के पास पहुंच गया। उसके पिता ने माफिया की धमकियों के सामने झुकने से मना कर दिया और एक दिन अपने बचाव में उन्होंने लोकल माफिया गैंग के लीडर को मार डाला। एक ही हफ्ते बाद किसी ने देसी बंदूक से वीटो के पिता के चिथड़े उड़ा दिए। शायद ये सोचकर कि वीटो बड़ा होकर पिता की मौत का बदला ले सकता है, कुछ लोग इसके महीने भर बाद ही उसे मारने भी आ पहुँचे। लेकिन उसकी माँ ने उसे छुपा लिया और बाद में अमेरिका भेज दिया, जहाँ वो अबेंडेंडो परिवार के साथ रहने लगा। वीटो अबेंडेंडो परिवार की किराने की दुकान पर काम करता था। 18 साल की उम्र में उसने एक सिसिलियन लड़की से शादी करके अपना अलग घर बसा लिया। 2 साल बाद उनका पहला बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने सेंटिनो रखा। उनके पड़ोस में ही फेनुची नाम का एक भयानक शक्ल का आदमी रहता था। वो किसी माफिया गैंग में शामिल था और मारपीट की धमकी देकर वहाँ के लोगों से हफ्ता वसूली करता था। चूँकि वहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग खुद ही झगड़ालू टाइप के थे, इसलिए फेनुची की दादागिरी सिर्फ ऐसे बुजुर्ग लोगों पर चल पाती थी जिनके बेटे नहीं होते थे। कुछ दुकानदार भी अपनी हिफाजत के लिए उसे पैसे दे दिया करते थे। अबेंडेंडो का परिवार भी उन्हीं में से एक था। हालांकि इस परिवार के एक बेटे गैंको को ये बिल्कुल नापसंद था, लेकिन उसके पिता ने उसे फेनुची से लड़ने को मना कर रखा था।
वीटो कॉर्लियोन ये सब कुछ चुपचाप देखता रहता था। एक दिन कुछ लड़कों ने फेनुची को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने पकड़कर उसकी खूब पिटाई की और चाकू से उसकी गर्दन काटने की कोशिश भी की। काफ़ी खून बहने के बावजूद फेनुची बच गया। वो लड़के उसे मारना भी नहीं चाहते थे, बस उसे सबक सिखाना चाहते थे। ये घटना फेनुची के लिए एक वरदान साबित हुई। कुछ ही हफ्ते बाद चाकू मारने वाले लड़के को गोली से उड़ा दिया गया और बाकी लड़कों के माँ बापों ने फेनुची को बड़ी भारी रकम दी ताकि वो उनके बेटों से बदला ना ले। इस तरह उस इलाके में फेनुची का आतंक बढ़ गया और डर के मारे लोग उसे हफ्ता देने लगे। पहली वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जैतून के तेल का आयात कम हो गया तो फेनुची ने अबेंडेंडो की किराने की दुकान में हिस्सेदारी कर ली। तेल के अलावा बाकी सामान भी वो काफ़ी आसानी से लाने लगा। कुछ ही समय बाद उसने वीटो कॉर्लियोन को अबेंडेंडो की दुकान की नौकरी से हटाकर अपने एक रिश्तेदार को उसकी जगह लगवा दिया। इसी बीच वीटो का दूसरा बेटा फ्रेडरिगो भी पैदा हो चुका था। अब वीटो के सामने 4 लोगों का पेट भरने की समस्या मुहबाए खड़ी थी। अभी तक तो वो झगड़े फसादों से दूर ही रहने की कोशिश करता रहा था। हालांकि गेंको अबेंडेंडो उसका सबसे करीबी दोस्त था, लेकिन खुद को नौकरी से निकलवाने के लिए वीटो उसे ही जिम्मेदार मानता था। गेंको ने उसके सामने कसम खाई कि वो कॉर्लियोन परिवार को भूखा नहीं मरने देगा, चाहे इसके लिए उसे अपने पिता की दुकान से चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। लेकिन वीटो ने इस बात के लिए उसे सख्ती से मना कर दिया। इस सब का नतीजा ये हुआ कि वीटो के दिल में फेनुची के लिए गहरी नफरत पैदा हो गई। हाँ, ये बात और थी कि वो अपनी इस नफरत को किसी के भी सामने जाहिर नहीं करता था। वो बस सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। कभी कभी मजदूरी करके वो थोड़ा बहुत कमा लेता था, लेकिन कुल मिलाकर उसकी माली हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। एक दिन जब वीटो अपने परिवार के साथ रात का खाना खा रहा था तो उसके मकान और पड़ोस की बिल्डिंग के शैफ्ट के बीच किसी ने उसकी खिड़की को खटखटाया। वीटो ने पर्दा हटाकर देखा तो पड़ोस का एक लड़का पीटर क्लेमेंजो वहाँ खड़ा था। पीटर सफ़ेद कपड़े में लिपटा एक बंडल उसे देते हुए बोला, दोस्त, इसे संभाल कर रख लो, मैं किसी दिन आकर वापस ले जाऊँगा। वीटो बहुत कम बोलता था। उसने कुछ कहे बिना वो बंडल ले लिया। किचन में आकर जब उसने इसे खोलकर देखा तो उसमें से 5 पिस्तौलें निकली। वीटो ने फौरन ले जाकर उन्हें तहखाने में छुपा दिया। उसने और उसकी डरी सहमी पत्नी ने किसी के भी आगे इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। अगले ही दिन पता चला कि क्लेमेंजो को पुलिस पकड़कर ले गई थी, लेकिन 2 ही दिन बाद वो वापस आ गया और उसने अपना सामान वापस मांगा। वीटो ने अपने घर ले जाकर उसका बंडल वापस कर दिया। क्लेमेंजो ने पूछा, क्या तुमने इसे खोलकर देखा था? वीटो बोला, जिन चीज़ों से मेरा कोई ताल्लुक ना हो मैं उनमें दिलचस्पी नहीं लेता। अब जल्दी ही वीटो और क्लेमेंजो दोस्त बन गए। कुछ ही दिन बाद क्लेमेंजो बहाने से वीटो को अपने साथ चोरी कराने ले गया। दोनों मिलकर एक बहुत शानदार लाल रंग का कालीन चुरा लाए, जिसे वीटो के घर में बिछा दिया गया। लेकिन दिक्कत तो ये थी कि उसका परिवार कालीन खाकर पेट नहीं भर सकता था। हालांकि गेंको उसे कभी कभी कुछ अनाज दे जाया करता था, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था और उसे लगने लगा था कि जल्दी ही वो सब भूखों मर जाएंगे। उन्हीं दिनों क्लेमेंजो और उसके एक दोस्त टेसियो ने वीटो से कहा कि वो चाहे तो उनके गैंग में शामिल हो सकता है। वे लोग पिस्तौल की नोक पर सिल्क के ट्रक लूटा करते थे। वीटो का काम सिर्फ लूटे हुए ट्रकों को चलाकर भागना होगा। 1919 में ट्रक ड्राइवर मिलना बहुत मुश्किल हुआ करता था और वीटो तो अबेंडेंडो के ट्रक चलाया ही करता था। अपनी गरीबी और मजबूरी से तंग आए वीटो ने उनके इस ऑफर को मान लिया। क्लेमेंजो और टेसियो दोनों ही उसे भले और ईमानदार किस्म के लगे, लेकिन उनके काम करने और लूट की योजना बनाने का ढंग उसे पसंद नहीं आया। लेकिन पहले ही दिन उन्होंने जिस ट्रक को लूटा उसमें वीटो को $700 मिले। $700 उस समय एक बड़ी भारी रकम हुआ करती थी। अगले ही दिन फेनुची ने उसे रास्ते में रोक लिया। और भाई, मैंने सुना है तुम बड़े रईस हो गए हो, तुम भी और तुम्हारे वो दोनों दोस्त भी। लेकिन तुम लोगों का रवैया ठीक नहीं है। ये इलाका मेरा है और चोंच भिगोने को मुझे भी तो कुछ चाहिए, उसने वीटो से कहा। अपनी आदत के मुताबिक वीटो कुछ बोला नहीं, लेकिन वो फेनुची के कहने का मतलब अच्छी तरह से समझ गया। फिर फेनुची ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर मुंह पोंछा और गर्मी का बहाना करके जैकेट खोलकर खड़ा हो गया ताकि उसकी पैंट में खोसी हुई उसकी पिस्तौल देखकर वीटो डर जाए। फिर वो बोला, चलो ऐसा करो, तुम मुझे बस $500 दे दो तो मैं ये सोचकर अपने अपमान को भूल जाऊंगा कि आजकल के लड़के बड़े बुजुर्गों का आदर करना तो जानते ही नहीं, वरना पुलिस तुम्हें ले जाएगी। फिर तुम्हारे बच्चे बेसहारा तो हो ही जाएंगे, उनको दुनिया भर की जिल्लत भी उठानी पड़ेगी। अच्छा ऐसा करो, $300 ही दे दो, लेकिन मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना।
वीटो कॉर्लियोन के होठों पर जहरीली मुस्कुराहट तैर गई। उस समय भी उसकी मुस्कुराहट इतनी सर्द हुआ करती थी कि एक पल के लिए तो फेनुची जैसा खूंखार आदमी भी कांप गया। वीटो ने बड़ी ही नरमी से कहा, मेरा हिस्सा तो मेरे दोनों दोस्तों के पास ही है, इस बारे में तो मुझे उनसे भी बात करनी पड़ेगी। फेनुची ने कहा, ठीक है, उन दोनों से भी कह देना। क्लीमेंजो मुझे अच्छी तरह से जानता है, उसी से पूछ लेना मेरे बारे में। आप तो जानते ही हैं मिस्टर फेनुची कि मैं इस धंधे में नया हूँ। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक गॉडफादर की तरह मुझसे बात की है। वीटो की इस बात से फेनुची बड़ा खुश हो गया। वो बोला, तुम अच्छे लड़के हो, बड़ों की इज्जत करना भी जानते हो। अगली बार जब कोई काम करो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। सिसिली में अपने गुस्सैल पिता के खून के बाद वीटो ने एकदम ठंडे दिमाग से काम करना सीख लिया था, इसीलिए इस समय भी वो अपने गुस्से को दबाए हुए था। ये कमीना उससे वो पैसे भी छीन लेना चाहता था जो उसने अपनी जान जोखिम में डालकर कमाए थे। वीटो ये भी जानता था कि क्लीमेंजो और टेस्यो भी चाहे अपनी जान दे दें, लेकिन लूट के माल में से एक धेला भी किसी को नहीं देने वाले। लेकिन उसी रात जब वो क्लीमेंजो से बात करने गया तो उसकी ये गलतफहमी दूर हो गई। पहले तो क्लीमेंजो और टेस्यो गुस्से में फेनुची को गालियां देते रहे, फिर बाद में इस बात पर सलाह करने लगे कि क्या वो $200 में मान जाएगा। ये देखकर वीटो हैरत में पड़ गया, लेकिन उसने अपनी हैरत जाहिर नहीं होने दी। वो बोला, लेकिन हम उसे पैसा क्यों दें? क्या बिगाड़ लेगा वो हमारा? हम उससे ज़्यादा ताकतवर हैं और हमारे पास पिस्तौलें भी हैं, फिर क्यों पैसे दें? क्लीमेंजो ने उसे समझाया, इसलिए कि फेनुची का ताल्लुक माफिया से है। वो एक मशहूर माफिया चीफ को भी जानता है और उसकी पहुंच पुलिस में भी है। अब वीटो का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वो फेनुची के बारे में सारी बातें याद करने लगा। उसे याद आया कि उन 3 लड़कों के फेनुची पर हमला करने के बाद अगले दिन चाकू मारने वाले एक लड़के का खून हुआ था और बाकी दोनों के माँ बाप ने पैसा देकर अपने बेटों की जान बचा ली थी। इसका मतलब फेनुची की पहुंच बहुत ज़्यादा नहीं थी। अगर होती तो वो टटपूंजिए बदमाशों की तरह अपना बदला बेचता नहीं, बल्कि बाकी दोनों लड़कों को भी ठिकाने लगवा देता। पहले लड़के के मामले में तो शायद किस्मत ने उसका साथ दे दिया था, लेकिन उसकी मौत के बाद बाकी दोनों लड़के सतर्क हो गए, तो उसने अपनी भलाई इसी में समझी कि उनसे सौदा कर लिया जाए और जो मिलता है उसे हथिया लिया जाए। इसके अलावा वीटो ये भी जानता था कि एक जुआ घर ऐसा है जो अभी भी फेनुची को हफ्ता नहीं देता, लेकिन उसके मालिक का फेनुची कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसका मतलब ये था कि फेनुची या तो अकेला था, और अगर उसके साथ कोई था भी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भाड़े के कातिल होंगे जिन्हें कोई भी खरीद सकता है। और उसी समय वीटो ने ये फैसला कर लिया कि उसे क्या बनना है। अब वो दोबारा किसी किराने की दुकान पर नौकरी नहीं करना चाहता था, बल्कि वो डॉन बनना चाहता था। डॉन। उसने उन दोनों से कहा, अगर तुम चाहो तो फेनुची को देने के लिए $200 मुझे दे दो। मैं गारंटी देता हूँ कि इतने में ही उसे निपटा दूंगा। जब क्लीमेंजो ने उसे शक भरी निगाहों से देखा तो वो फिर से बोला, मैं अपने दोस्तों से कभी झूठ नहीं बोलता। तुम बिना झगड़ा किए कल फेनुची से बात कर लेना और उसे कह देना कि तुम लोग अपना पैसा मुझे दोगे जो मैं उस तक पहुंचाऊंगा। अगले दिन क्लीमेंजो ने फेनुची से बात की ताकि उसे विश्वास हो जाए कि वीटो धोखा नहीं दे रहा है। फिर क्लीमेंजो ने वीटो के घर आकर उसे $200 दे दिए और कहा, फेनुची $300 से कम पर तैयार नहीं हो रहा है, तुम उसे कैसे राजी करोगे? वीटो ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, तुम इसकी फिक्र मत करो, बस इतना याद रखना कि मैं तुम्हारे काम आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद टेस्यो आया। वो क्लीमेंजो से ज़्यादा समझदार था। उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो बोला, फेनुची किसी लोमड़ी की तरह चालाक है। अगर तुम चाहो तो जब तुम उसे पैसे दे रहे होंगे उस समय मैं वहाँ गवाह की हैसियत से मौजूद रहूँगा। वीटो ने इस बात के लिए मना कर दिया और बोला, तुम बस फेनुची से इतना भर कह देना कि आज रात 9 बजे मैं यहीं अपने घर पर उसे पैसे दूंगा। टेस्यो बोला, कोई फ़ायदा नहीं होगा, फेनुची कभी अपनी बात से नहीं हटता है। वीटो ने कहा, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। और आने वाले समय में वीटो का ये जुमला ही उसके दुश्मनों को ये बताने के लिए काफ़ी था कि बातचीत से मसले को निपटाने का ये उनके लिए आखिरी मौका था। इसके बाद अगर कोई गुंजाइश थी तो सिर्फ खून खराबे की। वीटो ने अपनी पत्नी को हिदायत दी कि वो रात के खाने के बाद दोनों बेटों को बाहर घुमाने ले जाए और तब तक वापस ना आए जब तक वो खुद उसे ना बुलाए। उसे फेनुची से कुछ ज़रूरी बात करनी है जिसमें वो किसी भी तरह की बाधा नहीं चाहता। उसकी पत्नी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए।
डर उसे फेनुची से नहीं था बल्कि अपने शौहर से था। वो देख रही थी कि किस तरह से उसका शौहर रोज बरोज बदलता जा रहा था। वीटो ने फैसला कर लिया था कि वो फेनुची को जिंदा नहीं छोड़ेगा और इस तरह से वो $700 और बचा लेगा। $300 जो उसे खुद देने थे और $200 क्लीमेंजो और टेसियो के। वो फेनुची को अपनी कमाई के पैसे क्यों दे? हो सकता है कि वाकई फेनुची के कुछ ऐसे दोस्त हों जो बाद में उसके खून का बदला लेने की कोशिश करें, और साथ में पुलिस और मौत की सज़ा का भी डर था। लेकिन वो तो 12 साल की उम्र से ही जैसे हर पल मौत की सज़ा भोग रहा था। जब उसे मारने के लिए वो खतरनाक किस्म के गुंडे आए थे और उसे छुपते छुपते किसी तरह समुंदर पार करके यहाँ आकर बसना पड़ा था। फिर भी उसे थोड़ी हिचकिचाहट थी, इसलिए उसने एक पैकेट में $700 रखकर अपनी जेब में डाल लिए। बाईं जेब में। दाईं जेब में उसने क्लीमेंजो का दिया हुआ वो पिस्तौल डाल लिया जो ट्रक लूटने के काम आया था। ठीक 9 बजे फेनुची आ पहुंचा। वीटो ने उसे शराब पीने को दी। फेनुची अपनी टाई ढीली करके आराम से बैठ गया। वीटो ने उसे डॉलरों से भरा पैकेट थमा दिया। गिनने के बाद फेनुची ने उन्हें अपने चमड़े के पर्स में रखा और बोला, इसमें $200 कम है। वीटो शांति से बोला, मेरे पास अभी पैसे कुछ कम हैं, मुझे कुछ हफ्तों का समय दो। फेनुची हंसते हुए बोला, तुम बहुत तेज़ हो, लेकिन तुम अच्छे लड़के हो, इसलिए कुछ समय बाद मैं तुम्हें एक फ़ायदे वाला काम बताऊंगा। चलो अब मैं चलता हूँ। अगर कभी मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूँ तो ज़रूर बताना। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। वीटो ने उसे मकान की सीढ़ियाँ उतरकर गली में जाने दिया। गली में अभी भी काफ़ी भीड़ थी और ये सारे लोग इस बात के गवाह थे कि फेनुची उसके घर से सुरक्षित खुशी खुशी चला गया था। वीटो ने जब खिड़की से देखा कि वो गली से मुड़ गया है तो वो समझ गया कि वो अपनी लूट का माल और पिस्तौल रखने पहले अपने घर जा रहा है। वो तुरंत अपनी छत पर चढ़ा और पास की कई छतों से दौड़ता हुआ एक घर के आंगन में उतर गया। घर से बाहर निकलकर सामने गली के पार ही वो फेनुची के मकान के दालान में घुस गया और अपना पिस्तौल हाथ में पकड़कर उसका इंतजार करने लगा। हालांकि पिस्तौल से उसने कभी गोली नहीं चलाई थी, लेकिन बचपन में अपने पिता के साथ सिसली की देसी बंदूक लुपारा से उसने बहुत शिकार खेला था। लुपारा चलाने में उसे महारत हासिल थी और इसी वजह से शायद उसके पिता के कातिलों ने उसे भी मारने का फैसला किया था। कुछ ही पल बाद फेनुची दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और वीटो ने बड़ी ही सावधानी और फुर्ती से 3 गोलियां उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में उतार दीं। इस काम में उसे सिर्फ 5 सेकंड का समय लगा। फिर उसने सावधानी से फेनुची की जेब से पर्स निकाला और जिस रास्ते आया था उसी से वापस हो लिया। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि अभी तक कोई फेनुची की लाश के पास नहीं आया था। हालांकि गोली की आवाज़ से आसपास की 2 खिड़कियां खुली ज़रूर थीं, लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि उनमें से कौन झांक रहा है। इसका मतलब था कि अंधेरे में वो भी उसे नहीं देख पाए होंगे। वापस आकर उसने पर्स में से सारे पैसे निकाले। $700 के अलावा उसमें सिर्फ कुछ सिक्के और थे। वो एक बार फिर से ऊपर गया। एक छत की चिमनी से मारकर पिस्तौल का बैरल और बट अलग अलग किया। फिर उसने खाली पर्स, बैरल और बट अलग अलग मकानों की छतों के शेफ्ट में कूड़े के ढेरों पर फेंक दिए। सुबह तक उन पर और भी कूड़ा पड़ जाएगा और फिर वे कूड़ा घरों में पहुंच जाएंगे। इस वक्त वो उत्तेजना से थोड़ा कांप रहा था, लेकिन फिर भी खुद पर काबू रखे था। ये सोचकर कि शायद खून के कुछ छींटे उसके कपड़ों पर भी आ गए हों, उसने अपने कपड़े उतारकर धो डाले और पहले से ही धुले हुए कपड़ों के ढेर में उन्हें मिला दिया। फिर साफ कपड़े पहनकर वो बाहर अपनी पत्नी, बच्चों और पड़ोसियों के पास चला गया। लेकिन ये सारी एहतियातें बरतना बेकार ही रहा, क्योंकि पुलिस ने उससे कभी ये तक नहीं पूछा कि कत्ल से कुछ मिनट पहले ही फेनुची वीटो के घर उससे मिलने क्यों आया था। उसने पुलिस को तो धोखा दे दिया था, लेकिन क्लीमेंजो और टेसियो वो पूरे हफ्ते उसके पास तक नहीं आए, दूसरे हफ्ते भी नहीं आए। फिर एक शाम वो दोनों बड़ी इज्जत के साथ उससे मिलने आए। पहले क्लीमेंजो बोला, आसपास की दुकानों और जुआ खानों से अब कोई पैसा वसूल नहीं कर रहा है। फेनुची का काम हम शुरू कर सकते हैं क्या? वीटो ने कहा, तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? मेरा इन बातों से क्या ताल्लुक? क्लीमेंजो जोर से हंसा और बोला, मैंने जो पिस्तौल तुम्हें दी थी उसका क्या हुआ? और जब तुम्हारा इन बातों से कोई वास्ता नहीं रहा है तो लाओ मेरा पिस्तौल मुझे लौटा दो। वीटो ने अपनी जेब से $50 निकाले और क्लीमेंजो की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम उस पिस्तौल की कीमत ले लो। ट्रक वाला काम करने के बाद मैंने उसे फेंक दिया था। और फिर वो उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगा, वही मौत जैसी सर्द और जहरीली मुस्कान। क्लीमेंजो ने पैसा लेने से मना कर दिया। वो दोनों समझ गए थे कि फेनुची को वीटो ने ही मारा है। हालांकि उन्होंने किसी के आगे इस बारे में ज़ुबान नहीं खोली, लेकिन जल्दी ही सब लोग जान गए थे कि फेनुची को वीटो ने मारा है।
लोग उसे अब इज्जतदार आदमी मानने लगे थे। लेकिन फिर भी वीटो ने ये कोशिश कभी नहीं की कि वो फेनुची का काम अपने हाथ में ले ले। इसके बाद तो जो होना था वही हुआ। एक रात उसकी पत्नी पड़ोस में रहने वाली एक गरीब विधवा मिसेस कोलंबो को अपने साथ ले आई और वीटो से बोली कि इन्हें आपसे कुछ काम है। वीटो को लगा कि शायद उसे कुछ पैसों की ज़रूरत होगी, लेकिन बात असल में ये थी कि मिसेस कोलंबो के पास एक कुत्ता था जिसे उनका छोटा बेटा बहुत प्यार करता था। फिर एक दिन मकान मालिक ने उसे कहा कि कुत्ते को निकाल दो क्योंकि वो रात को बहुत भौंकता है। जब मिसेस कोलंबो ने उसे ना निकालने देने की प्रार्थना की तो मकान मालिक ने उन्हें धमकी दी कि वो खुद भी मकान छोड़कर चली जाएं और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो पुलिस को बुलाकर मकान खाली करवाएगा। वीटो ने विनम्रता से पूछा, तो इस काम में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मिसेस कोलंबो ने उसकी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझसे तो इन्होंने कहा था कि मैं आपसे मदद मांगूं। वीटो हैरान रह गया। उसकी पत्नी ने आज तक उससे कभी ये तक नहीं पूछा था कि उस रात उसने कपड़े खुद क्यों धोए थे। साथ ही ये तक भी नहीं पूछा था कि जब वो कुछ काम नहीं करता तो ये सारा पैसा कहाँ से आता है। वीटो ने उस औरत से कहा, ठीक है, आप मकान मत छोड़िए, मैं कल ही आपके मकान मालिक से बात करता हूँ। मिसेस कोलंबो चली गई। उसका मकान मालिक रॉबर्टो एक लालची बनिया था। वो रोज़ाना इस एरिया के अपने 5 मकानों की देखरेख करने आया करता था। अपने किराएदारों से उसे बहुत नफरत थी। जब वीटो कॉर्लियोन ने गली में रोककर उससे बात की तो उसने कहा, मैं तो पहले ही ज़्यादा किराए पर उस मकान की बात किसी और के साथ पक्की कर आया हूँ, इसलिए मिसेस कोलंबो को अब निकलना ही पड़ेगा। कितने ज़्यादा किराए पर बात की है तुमने? वीटो ने पूछा। रॉबर्टो ने झूठ मूठ ही कह दिया, $5 ज़्यादा पर। वीटो ने तुरंत अपनी जेब से $30 निकाल कर कहा, बढ़ाए हुए किराए का ये 6 महीने का एडवांस है। लेकिन मिसेस कोलंबो एक खुददार औरत हैं, इसलिए उनको इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। और हाँ, याद रखना, कुत्ता उनके साथ ही रहेगा। रॉबर्टो चिल्लाया, तुम होते कौन हो मुझे हुक्म देने वाले? अपनी औकात में रहो वरना मैं तुम्हें ही यहाँ से निकलवा दूंगा। वीटो ने आराम से कहा, मेरे दोस्त, ये पैसा तो तुम अभी रख ही लो और मेरे बारे में लोगों से मालूम कर लेना। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। अगर फिर भी तुम ठीक ना समझो तो सुबह मुझे पैसा लौटा देना। मकान तो तुम्हारा ही है, उसमें कोई ज़बरदस्ती थोड़े ही रह सकता है। उसी शाम रॉबर्टो ने लोगों से वीटो कॉर्लियोन के बारे में पूछा। पता लगने के बाद वो सवेरा होने का भी इंतज़ार नहीं कर सका। सीधा वीटो के पास पहुंचा और उसे $30 वापस करने के बाद बोला, माफ़ करना, मुझे गलत फहमी हो गई थी। आप मिसेस कोलंबो को कह दीजिए कि वो पहले जितने ही किराए में रह सकती हैं और हाँ, कुत्ता भी रख सकती हैं। आपकी नेकदिली ने तो मुझे शर्मिंदा ही कर दिया है। इसके बाद वो अगले 3 दिन तक वहाँ नज़र नहीं आया। अगला अध्याय। अब तक वीटो एक इज्जतदार आदमी बन चुका था। लोग उसे सिसिली के माफिया चीफ की हैसियत से जानने लगे थे। एक दिन एक जुआ घर के मालिक ने खुद आकर उसे हफ्ता दिया। जो दुकानदार गुंडों से परेशान रहते थे वो सब वीटो की हिफाजत में आ गए। इस तरह वीटो की आमदनी दिन ब दिन बढ़ने लगी। फिर उसने अपने बचपन के दोस्त गैंको अबेंडेंडो के साथ मिलकर इटली से जैतून का तेल आयात करने का काम शुरू किया। क्लीमेंजो और टेस्यो को भी इस काम में उसने साथी बना लिया। अपनी खास दरियादिली से काम लेते हुए उसने तेल का नाम रखा गैंको शुद्ध जैतून तेल। फिर अगले कुछ साल काफ़ी सुकून से बीते। उसका बिजनेस फलता फूलता रहा। वो हर लिहाज से अच्छा पति और पिता था, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी रहने की वजह से अपने परिवार को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था। जल्दी ही गैंको शुद्ध जैतून तेल अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिकने वाला विदेशी तेल बन गया। हालांकि ये तेल भी दूसरे आम तेलों जैसा ही था, लेकिन ये सब सिर्फ वीटो की शख्सियत का कमाल था। साथ ही एक वजह यह भी थी कि अब वो अच्छे बिजनेसमैन के सारे गुर सीख चुका था। अपनी जवानी में ही वीटो की साख समझ बूझ वाले आदमी की बन चुकी थी। वो कभी किसी को धमकियां नहीं देता था, बस ऐसा तर्क पेश करता था कि सामने वाला लाजवाब हो जाता था। साथ ही वो दूसरों का माल भी कभी नहीं हड़पता था। लेकिन एक बार जब ब्रुकलिन के कुछ व्यापारी वीटो के तर्क को किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं हुए तो वीटो ने वहां अपनी ब्रांच खोलकर क्लीमेंजो और टेस्यो को भेज दिया। उसके बाद तो वहां उसके विरोधियों के ट्रक जलाए जाने लगे। टनों तेल सड़कों पर बहा दिया गया, जिससे वहां की गलियों में तेल की झीलें सी बन गईं। उन्हीं व्यापारियों में से एक ने पुलिस में शिकायत कर दी और इस तरह इटली का सदियों पुराना ओमेरता का नियम तोड़ दिया। लेकिन इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, वो आदमी सिरे से गायब हो गया और दोबारा कभी नज़र ही नहीं आया। ये सच है कि महान आदमी पैदाइशी महान नहीं होते, उन्हें महान बनना पड़ता है।
यही वीटो कॉर्लियोन के साथ हुआ, और ये कोई एक साल या एक दिन या किसी एक खास पल में नहीं हो गया। जब शराबबंदी लागू हुई तो वीटो ने अपना आखिरी कदम बढ़ाया। उसने एक आम बिजनेसमैन से हटकर बाकायदा जुर्म की दुनिया में जाने का फैसला कर लिया, और शराबबंदी का दौर खत्म होने से पहले ही वीटो कॉर्लियोन गॉडफादर डॉन कॉर्लियोन बन चुका था। इसकी शुरुआत काफ़ी शांत ढंग से हुई थी। वीटो की तेल कंपनी के पास 6 ट्रक हो चुके थे। क्लीमेंजो के जरिए कुछ इटालियन स्मगलर्स वीटो के पास आए। वो ट्रकों से शराब लाकर न्यूयॉर्क में बेचना चाहते थे। इसके लिए उन्हें ट्रक और भरोसेमंद ट्रक ड्राइवरों की ज़रूरत थी। उन्होंने वीटो के सामने एक बड़ी रकम की पेशकश रखी। हालांकि उन्होंने दबी ढकी धमकी भी दी थी, लेकिन वीटो उस समय भी काफ़ी समझदार था। अपने फ़ायदे को देखते हुए उसने उस बेवकूफ़ी भरी धमकी को नज़रअंदाज कर दिया। हाँ, धमकी देने के ढंग से उसने ये अंदाज़ा भी लगा लिया कि वो बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं, जिन्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि बिना ज़रूरत धमकी नहीं देनी चाहिए। वीटो ने उनके साथ सौदा तय कर लिया। इससे उसको भारी मुनाफा तो हुआ ही, साथ ही तजुर्बा भी मिला और नए ताल्लुक भी बढ़े। वीटो इटालियन परिवारों का संरक्षक बन गया और उसने खुद को मिसेस कोलंबो के सबसे छोटे बेटे का गॉडफादर भी बना लिया। जब उसके कुछ ट्रक शराब के साथ पकड़े गए तो गैंको ने वीटो की कंपनी के लिए एक वकील लगा लिया और पुलिस विभाग को रिश्वत देने का सिस्टम शुरू हो गया। समय गुजरने के साथ कॉर्लियोन सल्तनत बढ़ती चली गई। ट्रकों की संख्या बढ़ी, रिश्वतखोरों की लिस्ट और लंबी होती गई और काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती गई। जब इन सबको संभालना मुश्किल हो गया तो वीटो ने सारे कामों को हिसाब से बांट दिया। क्लीमेंजो और टेस्सियो को कैप्टन बनाकर उनके नीचे काम करने वालों को सिपाही बना दिया। गैंको को उसने अपना सलाहकार बना लिया। बाद में समझदारी से काम लेते हुए टेस्सियो को उसने ब्रुकलिन का पूरा चार्ज सौंप दिया, लेकिन क्लीमेंजो को ब्रॉक्स का चार्ज देकर अपनी आंखों के सामने ही रखा, क्योंकि क्लीमेंजो ज़्यादा बहादुर और खूंखार किस्म का आदमी था। इस तरह अब वे दोनों मिलकर उसके खिलाफ कोई साजिश भी नहीं कर सकते थे। अमेरिका में मंदी के उस दौर में भी जब लोग पैसे पैसे को तरस रहे थे, वीटो के आदमी पूरी ऐश से ज़िंदगी गुजार रहे थे। वीटो अपने पड़ोसियों की भी पैसे, नौकरी और दूसरे तरीकों से मदद करता रहता था, और वो भी सच्चे दिल से। अब इन सब के बाद ये तो स्वाभाविक सी बात थी कि चुनाव के समय ये लोग वीटो के उम्मीदवार को ही वोट देते थे। इस तरह से राजनीतिक हलकों में भी उसकी काफ़ी पहुंच हो गई थी। जिन गरीब होनहार बच्चों की वो मदद करता था, उनमें आगे चलकर कोई वकील, कोई राजदूत तो कोई जज बनता, और वीटो की किसी भी बात को अपना फ़र्ज समझकर मानता था। वीटो अपनी सल्तनत का भविष्य मजबूत करने के लिए शुरू से ही ये सब काम कर रहा था। जब शराबबंदी का दौर खत्म हुआ तो कॉर्लियोन परिवार के कारोबार को झटका तो लगा, लेकिन इस बारे में भी वीटो ने पहले से ही सोच रखा था। न्यूयॉर्क और आसपास के जितने भी जुए और सट्टे के अड्डे थे, उन्हें मैरेंजैनो नाम का एक आदमी चला रहा था। 1933 में वीटो ने मैरेंजैनो के पास एक प्रस्ताव भेजा कि वे दोनों इस काम को आधा आधा बांट लें। बदले में उसे वीटो के पुलिस और राजनीतिक ताल्लुकात का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन मैरेंजैनो इसके लिए तैयार नहीं हुआ। और फिर इसी के साथ 1933 की वो मशहूर माफिया वॉर शुरू हो गई, जिसने न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड का ढांचा ही बदल डाला। साल्वाडोर मैरेंजैनो वीटो के मुकाबले कहीं ज़्यादा ताकतवर था, क्योंकि राजनीतिक ताल्लुकों की जगह उसके संबंध बड़े बड़े बिजनेसमैनों से थे। टटैलिया परिवार के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके संबंध महान एल कपोन से थे, जबकि इधर कॉर्लियोन गैंग के पास सिर्फ उसके 2 कैप्टन क्लीमेंजो और टेस्सियो और काफ़ी तादाद में लड़ाके थे। मैरेंजैनो ने शिकागो में एल कपोन को ये संदेश भेजा कि वीटो को ख़त्म करने के लिए 2 अच्छे गनमैन भेजे जाएं, लेकिन शिकागो से ही वीटो के जासूसों ने वीटो को ये खबर पहुंचा दी कि दोनों गनमैन ट्रेन से न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। ये खबर मिलते ही वीटो ने लूका ब्रासी को हिदायत दी कि वो उन दोनों को जाकर खुद संभाले और अपनी पूरी निर्ममता दिखाए। ब्रासी और उसके 4 आदमियों ने स्टेशन से ही उन दोनों को उठा लिया और एक बंद दुकान में ले जाकर इतनी निर्दयता से मारा कि देखने वालों के तिरपन कांप गए। कुछ ही दिनों बाद वीटो ने कपोन को एक खत लिखा। तुमने देख लिया है कि मैं अपने दुश्मनों से कैसे निपटता हूँ। किसी से मेरे झगड़े में तुम क्यों टांग अड़ाते हो? अगर तुम मेरे दोस्त बनना चाहो तो मैं भी तुम्हारे काम आ सकता हूँ। तुम जैसे आदमी को ये समझ लेना चाहिए कि दोस्ती दुश्मनी से कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लेकिन अगर तुम्हें मेरी दोस्ती कबूल नहीं है तो मेरी सलाह है कि तुम सपने में भी इस शहर का रुख मत करना।
यहाँ की आबो हवा अब बदल चुकी है। वीटो अच्छी तरह से जानता था कि कपोन का रुतबा अब घटता जा रहा था और वो बर्बादी की तरफ बढ़ रहा था। वैसे भी शिकागो के बाहर उसकी ज्यादा पहुंच नहीं थी, तो वीटो की ये चाल भी कारगर रही। कपोन ने जवाबी संदेश भेजा कि अब वो वीटो के किसी झगड़े के बीच में नहीं पड़ेगा। अब मुकाबला बराबर का था। कपोन को अपमानित करने के बाद वीटो कॉर्लियोन पूरे अमेरिका में मशहूर हो चुका था। अब वीटो ने पहले तो मैरेंज़ानो के जुए और सट्टे के अड्डों पर छापे पड़वाए, उसके बहुत सारे आदमियों को अपने साथ मिला लिया, उसका धंधा बिल्कुल चौपट कर दिया और आखिर में उसने टेसियो की पूरी फौज को उसके पीछे लगा दिया। मैरेंज़ानो ने समझौते की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन वीटो ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और आखिर में नए साल की एक शाम को मैरेंज़ानो को मार देने के साथ ही ये जंग खत्म हो गई। उसकी पूरी सल्तनत को कॉर्लियोन परिवार के कारोबार में मिला लिया गया, लेकिन उसके सारे आदमियों को उनके पुराने काम ही करने दिए गए। जब कारोबार ठीक ठाक चल निकला तो डॉन कॉर्लियोन ने अपनी घरेलू परेशानियों की तरफ ध्यान देना शुरू किया। उसका बड़ा बेटा सेंटिनो यानी सनी 16 साल का हो चुका था। 6 फुट लंबा होने के साथ वो शरीर से भी काफ़ी तगड़ा था, लेकिन फ्रेडी यानी फ्रेडरिगो काफ़ी नरम मिजाज था और माइकल तो अभी चलना ही सीख रहा था। सेंटिनो बहुत ही गुस्सैल और लड़ाका स्वभाव का तो था ही, पढ़ाई लिखाई में भी फिसड्डी था। क्लेमेंजो उसका गॉडफादर था। एक दिन क्लेमेंजो डॉन के पास आया और उसने बताया कि सनी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक डकैती डाली है, जिस वीटो को कभी गुस्सा नहीं आता था। ये सुनते ही उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने सवाल किया कि क्या घर पर रहने वाला अनाथ बच्चा टॉम हेगन भी इसमें शामिल था। क्लेमेंजो ने कहा नहीं। वीटो ने तुरंत ही सनी को अपने ऑफिस में बुला भेजा। फिर उससे गुस्से से पूछा, ऐसा काम करने के लिए तुमसे किसने कहा था? क्यों किया तुमने ऐसा काम? और इससे तुम्हें मिला क्या? $20, $50? सनी पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से बोला, मैंने आपको फेनुची का खून करते हुए देखा था। और वीटो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें कुछ समझा भी नहीं सकता। मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम पढ़ लिख कर वकील बनो, लेकिन मैं परिवार के बिजनेस में आना चाहता हूँ पापा। वीटो जानता था कि हर आदमी की किस्मत तय होती है और वो ये भी समझ गया था कि सनी की किस्मत में क्या है। उसने कहा, ठीक है, कल सुबह 9 बजे आना। गैंग को बता देगा कि तुम्हें क्या करना है। गैंग को अपने बचपन के दोस्त और बॉस की आदतों को अच्छी तरह जानता था। उसने सनी को डॉन का बॉडीगार्ड बना दिया। इस तरह हर पल अपने पिता के साथ रहते हुए वो उनके काम और काम करने के ढंग को सीखने लगा। सबसे खास बात सनी ने ये नोट की कि डॉन ना तो कभी किसी को धमकी देते थे और ना ही कभी गुस्सा करते थे। इसी बीच साथ ही साथ कैप्टन क्लीमेंजो ने हथियार चलाना सिखाना भी शुरू कर दिया। इस बीच हेगन कॉलेज जाने लगा था। फ्रेडी और माइकल स्कूल में थे। बस नन्ही सी कोनी ही अब घर पर थी। परिवार का मकान अब ब्रॉक्स में था और वीटो कॉर्लियोन का इरादा लॉन्ग आइलैंड में मकान लेने का था। वो बहुत ही दूरदर्शी आदमी था। उस समय अमेरिका के सारे शहरों में अंडरवर्ल्ड में आपसी लड़ाइयाँ चल रही थीं। रोज़ाना अनेक लोग मारे जाते थे। अमेरिकी सरकार और अखबार वाले इन घटनाओं को और भी उछालकर इस कोशिश में थे कि अंडरवर्ल्ड को बिल्कुल ही कुचल दिया जाए। वीटो को महसूस हुआ कि इस सब से बचने के लिए पूरे अंडरवर्ल्ड को एक ही प्लेटफॉर्म पर आना होगा। उसने इसके लिए बड़े बड़े गैंगों के लीडरों से मुलाकात भी की। इसी दौरान उसे ये एहसास हुआ कि अमेरिका में अंडरवर्ल्ड के सबसे ताकतवर 5 या 6 परिवारों को छोड़कर बाकी सबको अगर ख़त्म कर दिया जाए तो ही अंडरवर्ल्ड में शांति कायम की जा सकती है। फिर उसने छोटे मोटे गुंडों और गिरोहों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी और इस तरह से न्यूयॉर्क में शांति कायम करने में उसे 3 साल लग गए। इसका काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, लेकिन साथ ही एक आयरिश गनमैन ने एक दिन गोली मारकर वीटो को घायल भी कर दिया। उस गनमैन को मौके पर ही ख़त्म कर दिया गया, लेकिन किसी हद तक वो अपने मकसद में कामयाब हो ही गया था। वीटो के घायल होने पर सनी को अपने जौहर दिखाने का मौका मिल गया। किसी नौसिखिए नेपोलियन की तरह उसने एक के बाद एक अपने दुश्मनों का सफाया करके न सिर्फ अपना लोहा मनवा लिया, बल्कि अपने पिता की अभी तक की कमी निर्दयता को भी पूरा कर दिया। लेकिन फिर भी खूंखारपने और आतंक फैलाने में वो लूका ब्रासी से आगे नहीं निकल पाया। ब्रासी ने तो एक तरह से अकेले ही सारे दुश्मनों का सफाया कर डाला था। कुछ ही समय में डॉन ने फिर से अपनी सेहत ठीक करके एक बार फिर से शांति कायम कर दी और इस तरह 1937 तक छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड में कुल मिलाकर शांति का साम्राज्य हो गया। किसी अच्छे सुल्तान की ही तरह
डॉन अपने आसपास की दुनिया के बारे में भी ज़रूरी मालूमात रखते थे। हिटलर के आगमन, स्पेन की तबाही और जर्मनी और इंग्लैंड के संबंधों में दरार आने से उसने दूसरी वर्ल्ड वॉर की संभावना को पहले ही भांप लिया था। वो जानते थे कि अगर जंग छिड़ गई तो इस दौरान अंडरवर्ल्ड के लोग काफ़ी फ़ायदा उठा सकते थे, बशर्ते कि उनमें आपसी शांति बनी रहे। इसके लिए अंडरवर्ल्ड में शांति के इस दूत ने अमेरिका के सभी छोटे बड़े शहरों लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, क्लीवलैंड, शिकागो, फिलाडेल्फिया, मियामी और बॉस्टन वगैरह के अंडरवर्ल्ड के डॉनों के पास अपने शांति दूत भेजे। नतीजा ये हुआ कि जब 1939 में वर्ल्ड वॉर छिड़ी और 1941 में अमेरिका ने भी इसमें शामिल होने का फैसला किया, तो वीटो कॉर्लियोन का अपना संसार हिफाजत से था। पूरी लड़ाई के दौरान उन्होंने अपने कारोबार में खूब मुनाफा कमाया। परेशानी की वजह अगर कोई बना तो वो था उनका अपना सबसे छोटा बेटा माइकल कॉर्लियोन। माइकल ने अपने पिता का कहना ना मानकर वर्ल्ड वॉर में शामिल होने की ठान ली और उसके साथ साथ कॉर्लियोन सल्तनत के दूसरे कई जवान भी लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए चले गए। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद डॉन को लगा कि उन्हें भी अपने काम करने का ढंग बदलती हुई दुनिया और समय के साथ बदलना पड़ेगा। उन्हें यकीन था कि वो बिना नुकसान उठाए इस काम को अंजाम दे सकते थे और उनके इस यकीन की वजह थी उनके शुरुआती दौर के जीवन की 2 घटनाओं से हासिल तजुर्बा। पहली घटना तो ये थी कि एक बार एक बेकर का नौकर नाजोरिन उनके पास मदद मांगने आया था। नाजोरिन ने अपनी होने वाली बीवी के साथ मिलकर एक फर्नीचर की दुकान पर कुछ फर्नीचर पसंद किया था और उसके लिए उसने अपनी खून पसीने की कमाई से जोड़े हुए $300 भी अदा किए थे। दुकान के मालिक ने वादा किया था कि अगले हफ्ते तक सारा फर्नीचर उसके घर पहुंचा देगा, लेकिन दूसरे हफ्ते में ही पता चला कि उस दुकान को दिवालिया घोषित कर दिया गया है और उसका मालिक अपने ग्राहकों से मुंह छुपाता फिर रहा है। नाजोरिन ने इस बारे में एक वकील से भी बात की, लेकिन उसने कहा कि इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि कानून भी एक दिवालिये से ग्राहकों को कुछ नहीं दिलवा सकता। इसलिए अगर नाजोरिन को अपने पैसे का 10% भी वापस मिल जाए तो वो गनीमत समझे। डॉन कॉर्लियोन ने यह सब सुनकर कहा कि कानून इस तरह खुलेआम चोरी की इजाज़त कैसे दे सकता है, जबकि दुकान के मालिक के पास एक आलीशान मकान, एक बढ़िया कार और लॉन्ग आइलैंड जैसे इलाके में काफ़ी ज़मीन भी मौजूद है। खोजबीन करने पर पता चला कि ये सब कुछ उसकी पत्नी के नाम पर है। इस तरह से अब वो नाजोरिन और उसके जैसे दूसरे भोले भाले लोगों का पैसा वापस करने के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। डॉन ने अपने सलाहकार गैंको अबेंडेंडो को उसके पास भेजा। उसकी समझ में जल्दी ही सारी बात आ गई और उसने तुरंत ही नाजोरिन के फर्नीचर का इंतजाम करा दिया। लेकिन इस घटना से डॉन ने एक सीख ले ली। दूसरी घटना इससे भी ज़्यादा खास थी। 1936 में डॉन ने शहर की दौड़ भाग से दूर लॉन्ग आइलैंड में अपना घर बना लिया। उस समय वहाँ सिर्फ 4 ही मकान थे। बाद में 4 और मकान बनवाकर डॉन ने अपने लिए एक अभेद्य किला सा बना डाला। अभी हफ्ता भर ही गुजरा होगा कि एक दिन एक ट्रक में 3 सरकारी आदमी वहाँ आए और उन्होंने कहा कि उन्हें तहखाने की भट्टी को देखना है। उन्हें अंदर जाने दिया गया। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने डॉन को अंदर बुलाया। डॉन ने देखा कि उन्होंने भट्टी को बुरी तरह से तोड़ फोड़ डाला था। तीनों में से जो उनका ऑफिसर था उसने डॉन से कहा, तुम्हारी भट्टी तो बड़ी ही खराब हालत में है। अगर तुम हमें $150 दोगे तो हम इसे अभी ठीक भी कर देंगे और अपनी स्टैंप इस पीले कागज़ पर लगाकर इसे पास भी कर देंगे। डॉन ने थोड़ी देर सोचने के बाद पूछा, और अगर मैं एक भी पैसा ना दूं तो ये यूं ही बेकार पड़ी रहेगी। अफसर ने कहा, ठीक है, मैं पैसा लाता हूँ। ये कहकर डॉन बाहर आ गए और चूंकि वो सनी को अपनी सल्तनत सौंपना चाहते थे, इसलिए उसका टेस्ट लेने के लिए उन्होंने उसे अंदर ऑफिसर से बात करने भेज दिया। लेकिन जिस तरह से सनी उन लोगों से निपटा वो डॉन को पसंद नहीं आया। सनी ने बंदूक की नोक पर तीनों के हाथ पैर बंधवाकर उनकी जमकर धुनाई करवाई, फिर उनसे भट्टी भी ठीक करवाई और पीले कागज़ पर स्टैंप भी लगवा ली। इस घटना के बाद से डॉन ने न सिर्फ लॉन्ग बीच आइलैंड के सारे सरकारी अफसरों को अपनी मुट्ठी में रखना शुरू कर दिया, बल्कि आसपास के छोटे मोटे गुंडों को भी अपने साथ मिला लिया या फिर डरा धमकाकर वहाँ से भगा दिया। इस तरह से न सिर्फ लॉन्ग बीच पर बल्कि अपने कारोबार और अंडरवर्ल्ड में भी डॉन कॉर्लियोन ने शांति कायम कर ली। और ये शांति फिर तभी टूटी जब सलोजो ने गोली मारकर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। भाग 15। न्यू हैम्पशायर गांव में छोटी से छोटी बात पर भी लोग ध्यान दिया करते थे। रोज से हटकर कोई भी बात होती
तो औरतें अपनी खिड़कियों से झांकने लगती थीं और मर्द दुकानों से बाहर निकल आते थे। ठीक यही उस समय हुआ जब काले रंग की एक कार एडम्स परिवार के घर के सामने आकर रुकी। के एडम्स घर की छत पर बने अपने कमरे में बैठी अपने इम्तिहान की तैयारी में लगी हुई थी। जब उसने कार से उतरकर 2 लंबे चौड़े आदमियों को अपने घर की तरफ आते देखा तो वो फुर्ती से दौड़कर नीचे वाले कमरे में पहुंच गई। उन दोनों से बात करने पर पता चला कि वो न्यूयॉर्क पुलिस के आदमी हैं और माइकल के बारे में उससे पूछताछ करने आए हैं। उन दोनों ने काफ़ी घुमा फिराकर के एडम्स से सवाल जवाब किए, लेकिन उस बेचारी को जब कुछ पता ही नहीं था तो वो उन्हें क्या बता सकती थी। दोनों ऑफिसर निराश होकर वहाँ से चले गए, लेकिन उनकी बातों से के एडम्स को ये ज़रूर पता लग गया कि माइकल पर किसी ने हमला किया था और उससे उसका जबड़ा टूट गया था। तो 3 दिन बाद ही वो लॉन्ग बीच पर कॉर्लियोन परिवार के घर जा पहुंची। हेगन ने उसका स्वागत किया और उसे अंदर ले जाकर बैठाया। के ने उससे सीधा सवाल किया, क्या आप जानते हैं माइकल कहाँ है? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? हेगन ने कहा, हमें बस इतना मालूम है कि वो जहाँ भी है ठीक है। असल में जब उसने ये सुना कि पुलिस कैप्टन को मार डाला गया है और उसका इल्ज़ाम माइकल के ऊपर आ सकता है तो वो कहीं छुप गया है। उसने मुझे बस इतना बताया है कि वो कुछ महीने बाद आएगा। ओह, क्या आप मेरा ये खत उस तक पहुंचा देंगे? के ने पूछा। हेगन ने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। अगर मैं इस खत को ले लेता हूँ और आपने ये बात अदालत के सामने बता दी तो ये इस बात का सबूत बन जाएगा कि मैं माइकल के ठिकाने को जानता हूँ। आप कुछ दिन इंतज़ार क्यों नहीं करती? जब हेगन के को छोड़ने बाहर आया तो वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिली। ये मिसेस कॉर्लियोन थी। के ने फ़ौरन उनको पहचान लिया और उनसे हाथ मिलाया। मिसेस कॉर्लियोन ने खुश होते हुए कहा, अरे अच्छा, ये तुम हो, माइकल की गर्लफ्रेंड। फिर मिसेस कॉर्लियोन ने हेगन को झाड़ पिलाई कि उसने इतनी अच्छी लड़की को 1 कप कॉफ़ी तक नहीं पिलाई। वो के को अपने साथ किचन में ले गई और वहाँ कॉफ़ी के साथ उसे कुछ स्नैक्स भी दिए। के ने धीमी आवाज़ में उनसे कहा, मैं माइकल के बारे में पता करने के लिए आई थी। मिस्टर हेगन कह रहे हैं कि उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। हेगन जल्दी से बोला, माँ, अभी हम इनको बस इतना ही बता सकते हैं। मिसेस कॉर्लियोन हेगन को गुस्से से घूरती हुई बोली, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? मिस्टर कॉर्लियोन तक ने आज तक ऐसा नहीं किया, भगवान उन्हें सलामत रखे। मिस्टर कॉर्लियोन अब कैसे हैं? के ने पूछा। ठीक हैं अब। फिर कॉफ़ी खत्म हो जाने के बाद मिसेस कॉर्लियोन ने बड़ी ही गर्मजोशी से के का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, माइकल अब तुम्हें खत नहीं लिखेगा। तुम उसके बारे में कुछ जान भी नहीं सकोगी। वो 2-3 साल के लिए फ़रार हो गया है। हो सकता है उसे लौटने में इससे भी ज़्यादा समय लग जाए। तो तुम घर जाओ और किसी अच्छे लड़के के साथ शादी करके अपना घर बसा लो। के ने अपने पर्स से वो खत निकाला और बोली, क्या आप मेरा ये खत उस तक पहुंचा देंगी? मिसेस कॉर्लियोन ने उसके हाथ से खत ले लिया और उसका गाल थपथपाकर कहा, ज़रूर ज़रूर। हेगन ने विरोध करना चाहा, लेकिन उन्होंने इटालियन में उसे फटकार दिया। फिर दरवाजे तक जाकर उन्होंने के का हाथ थपथपाया और कहा, माइकल को भूल जाना, अब वो तुम्हारे लायक नहीं रहा। बाहर एक कार उसके इंतज़ार में खड़ी थी, जिसमें अगली सीट पर 2 आदमी बैठे थे। वो बिना कुछ बोले के को उसके होटल तक ले गए। के ने भी कुछ नहीं कहा। वो बस यही सोच रही थी कि जिस आदमी को वो प्यार करती थी वो एक कातिल है, हत्यारा है, खूनी है, और ये बात किसी और ने नहीं, खुद माइकल की माँ ने उसे बताई थी। दोस्तों, इससे आगे की कहानी के लिए सुने नॉवल द गॉडफादर का 3रा भाग।